बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग देखेंगे जावा 21 में कौन कौन से नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए हैं। जावा 21 ओरिजिनली सितंबर 19, 2023 को इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसको अब 2025 में बताने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक भी जावा 21 के अंदर जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हुए हैं इसके बारे में उनको अभी भी पता नहीं है। तो उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इस सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर क्या में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जावा 21 के अंदर एक जो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर इंट्रोड्यूस हुए जो बिगिनर्स प्रोग्रामर हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन जो पहले से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उनको ये बहुत ही प्यारी फीचर नज़र आएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसकी बहुत अरसे से इसका वेट कर रहे थे। तो वो है अननेम्ड क्लासेस एंड इंस्टेंस मेथड्स। मतलब अब आपको क्लासेस डिक्लेयर करने के लिए उनका नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर हम अननेम्ड क्लासेस इंस्टेंस मेथड इसका ओवरव्यू लेंगे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जो इस चीज़ का हम लोग ओवरव्यू देखेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर इस टेबल को देखो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, अच्छा ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, ये इनका सीरीज ऑफ वीडियोस में आपको अगले में नजर आएंगे। आज हम कवर कर रहे अननेम्ड क्लासेस एंड इंस्टेंस मेथड्स। अननेम्ड क्लासेस, इंस्टेंस मेन मेथड्स, ठीक है। हम लोगों का जो मेन मेथड है ना, इससे पहले एज ए इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेवल पे हम इसको डिक्लेयर नहीं कर पाते थे। तो जावा ने अब अपने JEP 4.5 में इसको इधर प्रीव्यू मोड में एनेबल किया है। JEP स्टैंड्स फॉर JDK एनहांसमेंट प्रपोजल। प्रीव्यू मोड मीन्स कि जब अगर आप खाली जावा 21 इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम के अंदर और इस इंस्टेंस मेन मेथड्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता। उसके लिए आपको प्रीव्यू मोड को इनेबल करना पड़ता है, और उसको कैसे इनेबल करेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको फीचर इनेबल नहीं होगा, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। लेकिन इस फीचर को इनेबल करने के बाद आप मेन मेथड को एज ए इंस्टेंस मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि हम लोगों की बहुत ही, जो भी जावा प्रोग्रामिंग को पहले से करें उनकी तो बहुत ही बड़ी ये रिक्वायरमेंट थी। तो ये है, ठीक है। अब आप ये देखो इसमें क्या जावा ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि अब आप जब पहले भी अपना मेन मेथड डिक्लेयर करते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डालो, स्टैटिक कीवर्ड डालो, वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। क्या स्ट्रिंग आर्गुमेंट एरे को इस सारे के सारे ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना, क्या हम इसको कहीं भी यूज़ करें, कहीं भी आर्गुमेंट यूज़ करें, लेकिन हमें पास करना ज़रूरी था। फिर उसके बाद हम लोगों को क्लास भी डिक्लेयर करना ज़रूरी थी, ठीक है। अब आप ये देखो कितना सिंपल हो गया है कि आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर, ये मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए होता है ना। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए है तो हमें क्लास डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है, हमें एक्सेस मॉडिफायर देने की ज़रूरत क्या है। अब एक्सेस मॉडिफायर जो कि बिल्कुल बिगिनर है वो तो सोचने में पड़ जाएंगे कि एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है, ये स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। तो जब उनको पता ही नहीं है तो उनको हम लोग ये खाम में लिखने को क्यों दे रहे हैं। तो यही जावा 21 ने किया है कि उसने इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ को निकाल के इसको बहुत ही सिंप्लिसिटी की तरफ लेके चला गया है, और खाली वॉइड मेन को डिक्लेयर करने से आप अपने मेन मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब वही बात, व्हाई नीडेड। So Java is designed to handle both simple coding tasks like using variables and loops, programming in the small, as well as more complex structures like classes, interfaces and modules, programming in the large. अब जो कि बिल्कुल बिगिनर्स प्रोग्रामर है उनको समझ भी नहीं आएगी कि ये क्लासेस क्या होती हैं, इंटरफेसेस क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो जब बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करनी उसकी तो ठीक है, लेकिन छोटे लेवल पे अगर आप प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे हैं तो आप खाली वेरिएबल्स लूप्स के अंदर ही है ना, तो उस वक्त आपको इन एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड देने की क्या ज़रूरत है। तो जब इसके बगैर और अब हम क्या कर सकते हैं कि उन सब चीज़ों के बिना ही हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। So the main object is to simplify the learning process by emphasizing basic coding concepts and minimizing the amount of setup or formal structure beginners need to deal with. वही बात कि हम लोगों ने असल में क्या कर दिया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोग्रामिंग को सिंपल कर दिया है।
बहुत ही सिंपल कर दिया है। सिर्फ ये खुद ही आप ये देखो कि एक नया बंदा आया, वो सिर्फ इसको नया बंदा या बंदी आई है और वो खाली इसको देख रहा है या इसको देख रहा है, इसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, जिसमें वो एक खाली स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी वही बात है। एडवांस फीचर्स लाइक visibility modifiers, for example public and keywords like static, are part of large scale software development and should be introduced only when necessary। तो वही बात बोली है कि पब्लिक, स्टैटिक, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, पब्लिक क्लास, भाई जब हमने इसको अभी यूज़ ही नहीं कर रहे तो उसको डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है। तो वही हुआ है जावा 21 में कि उसके बिना ही आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये बताया कि विद इंस्टेंस मेन मेथड्स, अब ये मेन मेथड जो है ये एज ए इंस्टेंस मेन मेथड बन गया। मतलब आप इसको, ये स्टैटिक नहीं है, ये इंस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट लेवल पे है ये। ठीक है, तो इंस्टेंस मेन मेथड से विद इंस्टेंस मेन मेथड यू डोंट नीड टू इंक्लूड कीवर्ड्स लाइक स्टैटिक और पब्लिक, नो डू यू नीड टू डिफाइन अ स्ट्रिंग पैरामीटर। वही बोला आपको ना इसकी ज़रूरत है ना आपको इसकी ज़रूरत है। मेकिंग द मेथड सिंपलर एंड मोर बिगिनर फ्रेंडली इफ बोथ द क्लासिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, दूसरा, अगर आपने क्लास के अंदर इसको भी डिक्लेयर किया हुआ है और इसको भी डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये प्रेसिडेंस लेके चला जाएगा। ये बोला है इफ बोथ द क्लासिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर मेथड एंड एन इंस्टेंस बेस main method are present in the class, Java will run the traditional static version by default। ठीक है, unnamed classes automatically inherit from object and are not allowed to be implement any interface। ये तो हर किसी को पता है कि क्लासेस जो है वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होती है ऑब्जेक्ट के साथ। They are implicitly marked as final and belong to the unnamed default package। The compile.class file is named based on the source file। For example, if the source file is named helloworld.java, the generated file will be helloworld.class। अब आप देखो, जब आपने अब आपकी फाइल के अंदर कोई क्लास दी है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लास है ना, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। जब आप ये मेथड डिक्लेयर कर रहे हो ना, तो आपके कोई क्लास उस फाइल के अंदर नहीं है। आपने कहीं पे नहीं लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, करेक्ट, आपने कहीं नहीं लिखा, आपने सिर्फ ये मेथड डिक्लेयर किया। लेकिन आप इसको कहीं सेव तो करोगे ना, तो जिस क्लास के अंदर सेव करोगे आप उसको नाम भी दोगे। तो आपने फॉर एग्जाम्पल नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर जब हम आप इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि इस कोड को आपने किसी ना किसी फाइल के अंदर तो सेव करोगे ना, तो जिस फाइल को सेव करोगे उसको कोई नाम तो दोगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको नाम दिया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है। अब हालांकि इस क्लास इस फाइल के अंदर कोई पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जब आप सेव करोगे तो वो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम सेव हुई। जब आप उसको कंपाइल करोगे तो ऑल्दो कोई क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी वो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास के नाम से ही सेव होगी, ठीक है। Unnamed class behave like regular class, but they have only one single constructor. The default no argument constructor automatically supplied by the compiler। तो जो भी क्लास होगी जो कि unnamed क्लास है, उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट ही उसका नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन आप, अच्छा, एक नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर तो है, लेकिन अगर आप मैनुअली भी एक और नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने की कोशिश करोगे तो आपको जावा जो कंपाइलर देगा। ये भी हम अगले वीडियो के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे। ये सारे के सारे सिनेरियो तो हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। You can still use this keyword with an unnamed class just like a regular class। this keyword यूज कर सकते हैं। this keyword क्या होता है, इस वक्त के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं, आपको तो ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, since unnamed class don't have a declared name, you can't create instance of them directly। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि आप इस फाइल को कहीं सेव करोगे ना, ठीक है। ये भी क्या चीज़ है, इसको हम अपनी अगली वीडियो के अंदर जिस वक्त हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तो हम उसको देखेंगे कि ये कैसे डिक्लेयर होती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, लेकिन मतलब ये है कि अब आपने इसमें आपकी क्लास डिक्लेयर नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आपने फाइल को सेव किया हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से, और आपकी क्लास भी क्रिएट होगी हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इसका मतलब है अगर हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास क्रिएट हुई है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम हेलो वर्ल्ड के नाम से ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अननेम्ड क्लास है, इसकी हमने क्लास डिक्लेयर नहीं की है।
बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशन अननेम्ड क्लासेस आर बेस्ट सूटेड फॉर सिंपल सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम। और तो इसका मतलब है कि अननेम्ड क्लासेस जो है ना ये बेस्ट सूटेड किस लिए होती है, ये इसलिए नहीं है कि आप इसको कहीं जाकर डिक्लेयर करें। आप जब अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना, तो ये सिर्फ इस कोड को सिर्फ रखें अपने प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट और एग्जीक्यूशन पॉइंट के लिए, बस। इसके अलावा इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। ओके, तो ये हमारा पहला सीरीज़ और वीडियो का पहली वीडियो थी, जिस पे हमने क्या देखा कि अननेम्ड क्लासेस और इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, अननेम्ड क्लासेस और इंस्टेंस मेथड क्या है कि अब आपका जो इंस्टेंस मेन मेथड है, ये अब आपका ये जो मेन मेथड है आपका इंस्टेंस मेन मेथड के तौर पे भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स कीवर्ड लाइक पब्लिक, स्टैटिक, क्लास डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। खाली वॉइड मेन के साथ ही आप अपने कोड की एंट्री पॉइंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जावा 21 में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, जो है अननेम्ड क्लासेस एंड अननेम्ड इंस्टेंस मेथड्स। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी जो ओवरव्यू है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया है, और उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो में अवेलेबल है। अगर आप इस वीडियो पे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, क्योंकि इस अननेम्ड क्लासेस और इंस्टेंस मेथड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड की है। तो उस वीडियो को अगर आप देख के इस वीडियो को आएंगे तो आपको समझना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने जो सबसे पहली चीज़ देखी थी वो ये थी कि जावा 21 ने अननेम्ड क्लासेस और इंस्टेंस मेन मेथड जो है ये प्रीव्यू मोड में प्रोवाइड किए। ठीक है, तो अगर आप खाली जावा 21 को इंस्टॉल करेंगे और इस फीचर को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आप प्रीव्यू मोड को एनेबल करें। और मैंने इस वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रीव्यू मोड को एनेबल करके जावा के इस फीचर को कैसे यूटिलाइज करना है। तो अब देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं void main, ठीक है, और मैं करता हूँ system.out.println, हम लोगों का बहुत ही फेमस हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हम इसको आगे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या कहा था मैंने अपनी वीडियो के अंदर, पहली वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, हमने कहा था कि जो पहले जावा 21 से पहले ना, अगर आपने मेन मेथड डिक्लेयर करना है तो आप पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, पब्लिक, स्टैटिक, सबसे पहले आपको एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती थी। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक दो, स्टैटिक कीवर्ड दो, स्ट्रिंग एरे आर्गुमेंट पास करो। तो हमने कहा था कि आपको इसको कुछ भी यूज़ नहीं करना, और अब जावा ने आपको एक इंस्टेंस मेन मेथड प्रोवाइड कर दिया, बिना किसी क्लास को डिक्लेयर करे, बिना किसी एक्सेस मॉडिफायर को प्रोवाइड किए आप इसको मेथड को एग्जीक्यूटेबल मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और हमने इसको प्रूव करना है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यही करना है ना हमने। ठीक है, तो अब हम जाते हैं। अब मैंने देखना है कि सबसे पहले ये है कि मैं देखता हूँ कि हेलो वर्ल्ड वर्क भी कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं करता हूँ जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा सी, तो वो कहता है, वो बोलता है हेलो वर्ल्ड जावा एरर, अननेम्ड क्लासेस आर अ प्रीव्यू फीचर एंड आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। यही पढ़ा था ना हमने पहले। ठीक है, तो अब इसको इनेबल कैसे करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने जावा सीख किया और आगे मैंने इंक्लूड किया एनेबल प्रीव्यू। करेक्ट, ये करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ, मेरा कोड कंपाइल हो गया ना कंपाइल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको मैं एनेबल प्रीव्यू के साथ मैं इसको रन करूँ तो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। राइट, प्रिंट हो गया ना। तो हमने जावा के एनेबल प्रीव्यू करके उसका JDK एनहांस्ड प्रपोजल उस फीचर को हमने एनेबल प्रीव्यू करके हमने उसको रन कर दिया। ठीक है,
अब हमने कहा है कि ये एक इंस्टेंस मेथड है। अगर ये इंस्टेंस मेथड है फिर ये अगले बाकी के इंस्टेंस मेथड को एक्सेस कर सकता है ना। तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, मैं कह देता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, और मैं एक इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं करता हूँ कि प्रिंट x। ठीक है, मैंने कोई इसके साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहा। ठीक है, और मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्रिंट न्यू लाइन x इज इक्वल टू। ठीक है, और मैं इसको सिंपल करना चाहिए था, x मैंने साथ प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ प्रिंट x। सही हो गया ना, मैं कर देता कि इजीली आपको नजर आए। तो मैंने अब क्या किया, मेरा ये इंस्टेंस मेन मेथड है। इस इंस्टेंस मेन मेथड के अंदर मैंने एक और इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर किया, और इस इंस्टेंस मेथड को मैं इस इंस्टेंस मेन मेथड के अंदर कॉल करता हूँ। ये एक इंस्टेंस मेथड है, ये भी एक इंस्टेंस मेथड है, तो इसको कॉल होना चाहिए ना, है ना। चेक करते हैं आप। ठीक है, तो इसको दोबारा से कोड को कंपाइल किया। ठीक है, इसको मैं पब्लिक डिक्लेयर कर देता हूँ वॉइड। ठीक है, ये मेरे से गलती हुई थी, मैंने उसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दी। ठीक, कंपाइल हो गया मेरा कोड। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ हुआ था कि मुझे अगर ये वॉइड मेथड है तो मुझे वॉइड डिक्लेयर भी तो करना चाहिए था ना, उसको मैंने वॉइड इसको डिक्लेयर नहीं किया था, तो इस वजह से रिटर्न टाइप मैंने उसकी नहीं बताई थी, कि मैंने बताया था कि नो रिटर्न टाइप है ये। ठीक है, तो मैंने वॉइड किया तो ये अब हो गया। और अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो सी मेरा हेलो वर्ल्ड भी आ गया और मेरा x इज इक्वल टू 5 भी प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर हमने और वीडियो में और क्या बात की थी, हमने कहा था कि, ठीक है, हमने कहा था unnamed class behave like regular class but they only have a single constructor, the default no argument constructor automatically supplied by the compiler। तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इसको कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन हमने ये भी कहा था कि मैन्युअली राइटिंग एनी कंस्ट्रक्टर इवन अ नो आर्गुमेंट वन विल रिजल्ट इन अ कंपाइलेशन एरर। करेक्ट, तो मतलब क्या है कि हम लोगों का जो जावा है उसने ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लास तो डिक्लेयर नहीं हुई ना, मैंने कोई पब्लिक क्लास और मैंने उसके अंदर तो ये मेन मेथड डिक्लेयर नहीं किया और प्रिंट एक्स डिक्लेयर नहीं किया हुआ। लेकिन देखते हैं कि मेरी इस फाइल की, इस .java फाइल की क्लास फाइल क्या क्रिएट हुई, राइट। तो हम इसको प्रेजेंट करते हैं क्लासेस को। देखो, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास के नाम से, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से जो क्लास कंपाइल होकर जो डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है ना, उसका नाम भी हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास ही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, हम एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को अब अगर क्योंकि हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास है तो इसका मतलब है इसी नाम से हम एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन जावा हम इसकी अलाउड नहीं करेगा और मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, पब्लिक हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसको मैंने किया, सेव कर दिया। ठीक है, एक बात को ध्यान में रखें, वो ये है कि ये एक अननेम्ड क्लास है। मेरी हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास का मतलब ये नहीं है कि इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है। हमने बोला है ना, ये एक अननेम्ड क्लास है। ठीक है, तो अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ, जावा ने किस नाम से इसका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम पब्लिक हेलो वर्ल्ड करके इसका कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे ना, तो जावा 21 हमें अलाउ नहीं करेगी। ये देखिए, ये हम लोगों को एरर आएगा, वो यही बोलता है कि हम ये क्लास ये नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने और क्या बात की थी, हमने एक ये भी बात की थी कि
इफ बोथ द क्लासिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, मतलब हमने कहा था कि अगर ये मेथड भी डिक्लेयर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर ये दोनों डिक्लेयर है ना क्लास के अंदर, अगर ये दोनों, अगर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स भी पड़ा हुआ है और वॉइड मेन भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जावा इसको क्या करेगा, वो समझेगा कि ये ओवरलोडिंग की हुई है, लेकिन जो प्रेसिडेंस देगा ना वो पब्लिक, क्योंकि ये ओवरलोडिंग तो आप कर सकते हैं ना, एक ही सिग्नेचर से आप दो मैथड, एक ही नाम से लेकिन सिग्नेचर अगर उसके इनपुट पैरामीटर डिफरेंट है तो आप कर सकते हैं ना मैथड डिक्लेयर, तो ये अलाउड है। लेकिन अगर आप क्लास को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे ना तो जावा इसको एज अ मेन मेथड लेगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का अगला पॉइंट था, ठीक है। हम आगे क्या कह रहे हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑल्सो, इसको डिक्लेयर करने से पहले ना मैं आपको ये भी बात बता दूं पहले, नंबर 4, ठीक है। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने ये देखा है ना कि मैंने जब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने की कोशिश की है तो क्या हुआ, जावा ने मुझे एरर दिया है ना, तो इसका मतलब है कि जो मेरी डॉट क्लास फाइल, तो अगेन इसको मैं यहाँ पे अगर डिस्प्ले करूँ ना, डॉट क्लास फाइल मेरी हेलो वर्ल्ड के नाम से ही जनरेट हुई है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मेरी इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है। मेरी इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड नहीं है, ये एक अननेम्ड क्लास है, ठीक है। इसका एक और प्रूफ क्या है, मैं कह रहा हूँ व्हाट हैपन इफ वी ट्राई टू न्यू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे आपको पता है ना, मैं अगर ये इस नेम से क्लास है, ठीक है, इसका मतलब है मैं अगर न्यू हेलो वर्ल्ड भी करूं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो मैं नहीं डिक्लेयर कर सका, मेरी हेलो वर्ल्ड और क्लास के नाम से फाइल जनरेट हुई भी है ना, तो क्या मैं न्यू हेलो वर्ल्ड कर सकता हूं? नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूं, अगेन जावा मुझे कंपाइलेशन एरर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ये हम लोगों को, ना तो मैं इस क्लास को क्रिएट कर सकता, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ना ही मैं इसके नाम से एक नो डिफॉल्ट एक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ये अननेम्ड क्लास है, मेरी क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड नहीं है। अब तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसको हम अब उड़ा देते हैं अपने कोड के अंदर से। लास्ट थिंग, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था, हमने कहा था कि व्हाट हैपन्स if public static void main also exist with this instance method, like for example अब मैं करता हूँ public static void main string args, okay, मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ system dot out dot print ln new line, I am in the static main method, okay। अब मैं अगर इसको दोबारा कंपाइल करके रन करूं और उसको प्रिंट और इस क्लास को एग्जीक्यूट करूं तो कौन सा मेन मेथड होगा? हम ये कह रहे हैं कि जावा इसको प्रेसिडेंस देगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अगर जावा इसको प्रेसिडेंस देगा तो हेलो वर्ल्ड प्रेजेंट होगा, प्रिंट होगा, करेक्ट। और अगर हेलो वर्ल्ड, यहां पे हेलो वर्ल्ड करेंगे हम, लेकिन ठीक है, या तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा विद एक्सक्लेमेशन पार्ट, और अगर वो इसको प्रेसिडेंस देगा तो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम इन द स्टैटिक मेन मेथड, ऐसे ही है ना। तो इसको पहले कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड आई एम इन स्टैटिक मेन मेथड, किसको प्रेसिडेंस दी? जावा ने पब्लिक स्टैटिक को, ठीक है। तो फिर हमने अपना जितने भी पॉइंट्स हमने पिछली ओवरव्यू वीडियो में जितने वो सारे हमने कवर किए। हमने देखा हेलो वर्ल्ड को वर्किंग किया, हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड को अगर हम बिना प्रीव्यू मोड को इनेबल करके रन करने की कोशिश करें तो वो नहीं होता, हमें एरर आता है। हमने देखा कि
हम लोग इंस्टेंस मेन मेथड के अंदर कोई भी अदर इंस्टेंस मेथड हम कॉल कर सकते हैं। अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ना, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट एक्स कॉल करने की कोशिश करूँ तो वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, इसको मैं रन सेव करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करूँ तो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी, इसको मैं पहले कंपाइल तो करूँ। ठीक है, कंपाइल करो तो वो मुझे एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर आप इंस्टेंट मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो बहुत ही एक था ना कि अब मैं इसको हर को करने के लिए पहले पब्लिक स्टैटिक बना, उससे मैं बच गया। ठीक है, तीसरा हमने देखा कि अगर हम लोग जो अननेम्ड क्लास है, बाय डिफ़ॉल्ट जावा इसको एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन मैं खुद से इनकोड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी क्लास का नेम हेलो वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, फिर हमने ये भी करके देखा कि अगर इसी अननेम्ड क्लास के अंदर मैं इस हेलो वर्ल्ड के नाम से अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूं तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि ये एक अननेम्ड क्लास है, इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, फिर हमने लास्ट में देखा कि अगर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है मेन मेथड डिक्लेयर करने के लिए, और इंस्टेंस मेन मेथड दोनों को एक साथ डिक्लेयर करेंगे तो जावा क्लास को रन करते टाइम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को प्रेसिडेंस देगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। इसके बाद हम रिकॉर्ड्स को देखेंगे और अगली वीडियोस को क्रिएट करेंगे। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के अंदर हम रिकॉर्ड पैटर्न्स की कोड इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने इसकी क्रिएट की थी उसमें रिकॉर्ड्स, टाइप पैटर्न, ठीक है, रिकॉर्ड पैटर्न्स, ठीक है, इन सब को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मेरी सजेशन होगी कि जिसने इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस वीडियो को समझने में बहुत ही आसानी होगी। उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट जब देखेंगे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, नेस्टेड रिकॉर्ड को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और पिछली वीडियो के अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया था, जब भी आप रिकॉर्ड को डिक्लेयर करते हैं ना तो बैकएंड में जो जावा है वो आपके लिए उस रिकॉर्ड को एक इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करती है। इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करती है, इसमें आपके एक्सेसर मेथड जनरेट हो जाते हैं। एक्सेसर मेथड में आपके पास सिर्फ गेटर मेथड होता है, सेटर मेथड नहीं होता है, क्योंकि रिकॉर्ड एक इम्यूटेबल क्लास होती है। और इसके अलावा आपके पास इक्वल, हैश कोड का मेथड भी और टू स्ट्रिंग का मेथड भी जावा आपके लिए क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे हम देखेंगे हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जावा ने आपके लिए जो भी रिकॉर्ड है उसके लिए टू स्ट्रिंग मेथड और एक्सेसर मेथड को किस तरह डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी इंप्लीमेंटेशन को हम देखेंगे। ठीक है, फिर रिकॉर्ड्स को हम यूज़ करेंगे थ्रू पैटर्न और पैटर्न मैचिंग। ठीक है, फिर पैटर्न और मैचिंग, और फिर एक इनम रिकॉर्ड डिक्लेयर करेंगे और उसका भी पैटर्न और पैटर्न मैचिंग के थ्रू उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद एक और स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे और हम देखेंगे जो रिकॉर्ड पैटर्न्स है वो किस तरह से आपकी पैटर्न और पैटर्न मैचिंग को एनहांस करती है और आपके कोड को मोर कंसाइज और मोर लेस एरर प्रोन करती है। ठीक है, उसके बाद हम नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न और नेस्टेड रिकॉर्ड पैटर्न मैचिंग को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला वाला पॉइंट जब देखने वाले वो है हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, आप ये मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना कि ये असल में ये हो क्या रहा है, ये किस तरह नेस्टिंग वगैरह क्या हो रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको जो भी ये मैंने रिकॉर्ड डिक्लेयर किए हैं ना, इनके आपस में एसोसिएशन क्या है ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो ये है कि असल मॉडल, ये हमारा मॉडल क्या है, ये हमारा एक यूएफसी फाइट का मॉडल है। ठीक है, यूएफसी फाइट के अंदर क्या होगा, फाइटर्स होंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 फाइटर तो होंगे ना, मिनिमम 2 या 4 फाइटर होते तो हमने मिनिमम 2 फाइटर्स तो हमारे होंगे। हर फाइटर की एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, फाइटर एक पर्सन होगा। ठीक है, और फाइटर की कोई एबिलिटी होगी। ठीक है, एबिलिटी मतलब पर्सन में क्या होगा, फाइटर का कोई नाम होगा, फाइटर की कोई एज होगी। ठीक है, और फाइटर की एबिलिटी होगी, फाइटर स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक
पर्सन रिकॉर्ड डिक्लेयर किया, ठीक है, इसको साइड पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक मैंने पर्सन रिकॉर्ड डिक्लेयर किया, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम और एज, ठीक है। फिर मैंने एक एबिलिटी का एक इनम डिक्लेयर किया, ठीक है, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर मैंने एक फाइटर किया, और ये जो रिकॉर्ड है ना, ये उसके अंदर कंपोज हो गया, एबिलिटी उसके अंदर कंपोज हो गई। तो फाइटर क्या है, फाइटर कैन कंटेन पर्सन एंड एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक यूएफसी का रिकॉर्ड है, यूएफसी फाइटर, यूएफसी के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट 2 फाइटर्स होंगे, तो मैं दो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स डाल रहा हूँ, 2 इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये मेरा एक पूरा इस मॉडल की पूरी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होगी। सही हो गया ना, सही है। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड को, मैंने ये भी शो करने की कोशिश की है कि आप रिकॉर्ड को थ्रू जेनेरिक्स भी कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, डिक्लेयरिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड नेस्टेड रिकॉर्ड। मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने नेस्टेड रिकॉर्ड्स भी डिक्लेयर कर दिए, हमने कर दिए, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, हमने कहा था जो भी रिकॉर्ड होता है वो बिहाइंड द सीन जावा एक इम्यूटेबल क्लास डिक्लेयर करता है। इम्यूटेबल क्लास का मतलब ये है कि एक दफ़ा जिस वैल्यूज़ के साथ वो इनिशियलाइज हो गया, फिर आप उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। आपके पास उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि जो आपका रिकॉर्ड जो क्लास क्रिएट करता है उसमें आपके पास एक्सेसर मेथड्स होते हैं, आपके पास टू स्ट्रिंग मेथड होता है, आपके पास इक्वल मेथड होता है, लेकिन आपके पास सेटर मेथड नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग सबसे अच्छा, ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को एक ही जगह एक ही क्लास पे मैं डेमो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और तो हम सबसे पहले जो देखेंगे, हम तो सबसे पहले तो उसको टू स्ट्रिंग और एक्सेसर मेथड देखेंगे, और फिर उस रिकॉर्ड को पैटर्न और पैटर्न मैचिंग के थ्रू उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ इसको तो, ठीक है, तो मैंने एक ये रिकॉर्ड मेथड डिक्लेयर किया, इसमें मैंने ये पर्सन को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। पर्सन का मैंने क्या कहा था, यही बताया था ना कि उसके 2 एट्रीब्यूट कौन से, नेम और एज, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हमसे पहले इस पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने कहा था आपको कि एक्सेसर मेथड भी जनरेट होते हैं, इक्वल्स मेथड भी जनरेट होता है, टू स्ट्रिंग मेथड भी जनरेट होता है, और हैश कोड मेथड भी जनरेट होता है, ठीक है। इसको किया, एक्सेसर मेथड जनरेट हो गया। ये गेटर मेथड है, आपको गेट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये गेटर मेथड, इसके थ्रू आप एज को गेट कर सकते हो, आप नेम को गेट कर सकते हो, आपको इक्वल्स का मेथड आपको खुद ही जनरेट हो चुका हुआ, आपका हैश कोड का मेथड जनरेट हो गया, आपका टू स्ट्रिंग का मेथड भी जनरेट हो गया। सही हो गया ना। तो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पर्सन है, मैं इसको अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो जब मैं P1 को प्रिंट कर रहा हूं तो उसके टू स्ट्रिंग मेथड की वजह से मेरा पर्सन इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ठीक है। और अगर मैं अपने पर्सन को इसके एक्सेसर मेथड से डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो उसके एक्सेसर मेथड्स को भी मैं यूज़ कर सकता हूं, ठीक है। अब मैं गया, रन किया, ये देखिए पर्सन डिस्प्ले हो गया ना ऐसे ही। इस लाइन की वजह से मैंने पर्सन इनिशियलाइज किया, पर्सन रिकॉर्ड को इनिशियलाइज किया, जब मैंने उसको डिस्प्ले किया तो मेरा पर्सन डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और जब मैंने उसको एक्सेसर मेथड के साथ डिस्प्ले करने की कोशिश की तो मेरे एक्सेसर मेथड के साथ भी डिस्प्ले हो गया। सही है। अब हम जाते हैं अपने पॉइंट 3 के ऊपर, ठीक है। मेरा पॉइंट 3 क्या है, व्हाट इज आवर पॉइंट 3? हाँ, पॉइंट 3 है कि पैटर्न एंड पैटर्न मैचिंग फॉर रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमने क्या कहा था पिछली वीडियो में, अगर आप जाओ तो हमने कहा था कि ये पैटर्न मैचिंग में इंस्टेंस ऑफ जो है ये अब एनहांस हो चुका हुआ है, ये 2 स्टेप प्रोसेस करता है। अब ये पर्सन क्या है, ये टाइप पैटर्न है एक, ठीक है। तो जब मैंने ये वाली लाइन
डिक्लेयर किया ना, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले टाइप पैटर्न के थ्रू, पैटर्न मैचिंग के थ्रू सबसे पहले ये इंस्टेंस ऑफ मेथड ये फाइंड करेगा कि आया ये ऑब्जेक्ट है ये पर्सन टाइप का है कि नहीं, और अगर ये ट्रू है तो वो ऑटोमेटिकली इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट पर रेफर कर देगा। अगर आप इसको पीछे सोचो ना, ये काम पहले होता था, पहले काम ये क्या होता था, हम सिर्फ इतना कर सकते थे, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन। अगर ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन है तो हमको ये मैन्युअली टाइप कास्ट करना पड़ता था, जिसमें हम इसको यहाँ पे एक सेकंड लाइन ऐड करते थे, जिसमें हम इस ओबीजे को टाइप कास्ट करते थे पर्सन के ऊपर। ठीक है, अब हम लोगों का ये काम नहीं रहा, हमें ये इंप्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा कोड अब इसमें जावा 21 में मोर डिक्लेरेटिव हो गया। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम कैसे करें, हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि अब जब ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ पर्सन है ना, तो तुम हमारे पर्सन ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली खुद से ही रेफर कर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वही ये काम कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो, मैं आता हूँ, अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये पैटर्न मैचिंग क्या कर रहा है, ये ओबीजे रन टाइम के ऊपर ओबीजे के अंदर डेटा आएगा। ठीक है, मैंने P1 पास किया ओबीजे के अंदर, P1 पास किया ना, P1 क्या पर्सन, ये कोड क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन है कि नहीं। अगर ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन है तो क्या होगा, एट रन टाइम पैटर्न मैचिंग इज परफॉर्म्ड बाय इंस्टेंस ऑफ। रन टाइम के ऊपर इंस्टेंस ऑफ जो है वो पैटर्न मैचिंग करेगा, पॉइंट नंबर 1, टू सी इफ ओबीजे इज रेफरिंग टू अ पर्सन ऑब्जेक्ट। वो सबसे पहले चेक करेगा, इंस्टेंस ऑफ चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट जो मैंने पास किया आया कि वो पर्सन टाइप का है कि नहीं। इफ सो, अगर है, पर्सन इज मेड रेफर टू दैट पर्सन ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा, पर्सन जो है वो इस ओबीजे को रेफर करना शुरू हो जाएगा। और जब वो रेफर करना शुरू होगा तो जो मैंने ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है, इसमें मैंने नेम और एज दिया है, एक्सेसर मेथड्स के थ्रू मैं नेम और एज को एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके देखता हूं। ठीक है, अभी देखो, मैंने पर्सन पी इनिशियलाइज किया, पैटर्न मैचिंग के अंदर P1 को पास किया, P1 यहाँ पे गया, उसने इसको वैलिडेट किया, पॉइंट इंस्टेंस ऑफ अपना पहला स्टेप परफॉर्म करेगा, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, यस ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, पहला पॉइंट ट्रू हो गया। जब पहला पॉइंट ट्रू हो गया तो वो अपना सेकंड स्टेप परफॉर्म करेगा, इस पर्सन को इस ओबीजे पर रेफर कर देगा, और उसने फिर इसको प्रिंट कर दिया PM, मेरा पैटर्न मैचिंग के थ्रू PM, मेरा ये नेम और मेरी एज डिस्प्ले होगी। ठीक है, अब चाहते हैं, अच्छा ये मैंने एक और किया था। ठीक है, अब आपको और प्रूफ करने के लिए कि अब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग पास की ABC। ठीक है, ये स्ट्रिंग ABC है ना, तो अब पैटर्न मैचिंग के थ्रू मैं पर्सन भी पास करता हूँ, कोई, इसका मतलब है यहाँ पे इस पैटर्न मैचिंग है तो कोई भी डेटा पास हो सकता है, ऐसे ही है ना। अब जब स्ट्रिंग पास हुआ तो क्या जो स्ट्रिंग है वो टाइप पर्सन का टाइप इक्वल है? नहीं। क्या वो पेयर के इक्वल है? नहीं। तो क्या होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं हम जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जिसमें हम जेनेरिक्स को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जब मैं जेनेरिक्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने 2 पेयर डिक्लेयर किए। पहला पेयर मैंने डिक्लेयर किया, इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ इसका। ठीक है, और सेकंड मैंने क्या किया कि मैंने एक पहला पेयर मैंने क्योंकि जेनेरिक्स है तो मैं किसी भी टाइप का डिक्लेयर कर सकता हूँ। पहला मैंने स्ट्रिंग टाइप किया, पेयर एस किया, नाम मैंने डाला मोहम्मद यूसुफ। सेकंड मैंने एक और पेयर इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया, उसमें मैंने ए वैल्यू दे दी 10 और 12। अब जब पैटर्न मैचिंग के थ्रू मैं दोनों पेयर एस और पेयर आई को कॉल करता हूँ, पेयर एस और पेयर आई इस ओबीजे के अंदर जाएंगे, पहली कंडीशन वैलिडेट होगी। इस ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, क्या ये पेयर पर्सन टाइप का है? नहीं, नहीं है ना।
सेकंड पे आ जाएगा ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पेयर, यस ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पेयर, तो क्या करेगा सेकंड होगा और पेयर को इस ओबीजे पर रेफर कर देगा। जब पेयर को इस ओबीजे पर रेफर कर देगा तो पेयर के एक्सेसर मेथड्स क्या है, पेयर के एक्सेसर मेथड क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई है ना, ठीक है। तो क्या होगा, मैं पेयर डॉट एक्स पेयर डॉट वाई को कॉल करूंगा और मेरे दोनों वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। रन करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो अब मेरा पेयर एस का एक्स और वाई क्या था, मोहम्मद यूसुफ डिस्प्ले हो गया, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ पेयर एक्स सेमी कॉलम पेयर वाई, और मेरा सेकंड क्या था 10 और 20 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो पैटर्न मैचिंग कुछ भी नहीं है। पैटर्न मैचिंग क्या है कि आपका जो पहला वाला स्टेप जिसमें आप प्री जावा 16 चेक किया करते थे कि इंस्टेंस ऑफ है कि नहीं, और उसके बाद आप टाइप कास्टिंग करते थे, आपको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइप कास्टिंग जावा आपके लिए ऑटोमेटिकली कर रहा है। आपका कोड मोर डेक्लेरेटिव हो रहा है, आपका कोड मोर कंसाइज हो रहा है, और आपका कोड लेस एरर प्रोन हो रहा है। इस लाइन के अंदर एरर आने के चांसेस 0 हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, तो हमने अपने 4 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया। हमने रिकॉर्ड्स को डिक्लेयर करके देख लिया, ठीक है। इस पूरे के पूरे इस मॉडल को, ये जो मॉडल मैंने बनाया था, ठीक है, इसको हमने पूरे के पूरे को इम्प्लीमेंट होते हुए देख लिया, ठीक है। फिर हमने उसके बाद डेमो भी देखा। हमने देखा कि जो भी हमने रिकॉर्ड डिक्लेयर किया है उसका कोई सेटर मेथड नहीं, उसका टू स्ट्रिंग मेथड है, उसके एक्सेसर मेथड है, उसका इक्वल्स मेथड है, उसका हैश कोड मेथड है, ठीक है। फिर हमने पैटर्न मैचिंग करके रिकॉर्ड को देख लिया, हमने पैटर्न मैचिंग करके इनम को भी देख लिया, ठीक है। अब जाते हैं अपने एक स्टेप फर्दर, ठीक है। अभी आप ये देखो, जब आप ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मैन्युअली कॉल तो करना पड़ रहा है ना एक्सेसर मेथड्स को, ठीक है। कितना मजे का काम हो जाएगा अगर आपको एक्सेसर मेथड को भी कॉल ना करना पड़े, आपका कोड मोर डेक्लेरेटिव हो जाएगा, होएगा कि नहीं, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं एक स्टेप आगे चला जाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन नेस्टिंग को देखते हैं, ठीक है। नेस्टिंग को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने दो पर्सन डिक्लेयर किया, ठीक है, एक खबीब और एक कॉर्नर मैकर, ठीक है। खबीब नॉर्मैगो मेडोव, आई थिंक ये उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो जो खबीब है वो स्ट्रॉन्ग है और कॉर्नर जो है वो वीक है, ठीक है। तो अच्छा, हम क्या करते हैं अब ये तो इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने पर्सन P1 डिक्लेयर किया, पर्सन P2 डिक्लेयर किया, और मैंने नॉन नेस्टिंग फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, ठीक है। अब नॉन नेस्टिंग मेरा फंक्शन क्या करेगा, ये देखो मेरा उसमें क्या था, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, पहले में क्या लिखा हुआ था, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन, और यहाँ पे पर्सन के ऑब्जेक्ट को बस खाली लिखा था, और पर्सन के ऑब्जेक्ट हमने कहा था वो ओबीजे को रेफर करना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही था ना। लेकिन अब ये देखो, अब ये चेंज हो गया। अब ये क्या करेगा, पर्सन स्ट्रिंग एस इंटीजर NH इज अ रिकॉर्ड पैटर्न विच डज टू, तो अब ये रिकॉर्ड पैटर्न, ये पैटर्न नहीं है, ये टाइप पैटर्न नहीं है, ये रिकॉर्ड पैटर्न है, ठीक है। हम कह रहे हैं एग्जैक्ट उस एग्जैक्ट जो रिकॉर्ड है ना, उसकी जो एग्जैक्ट उसकी फॉर्म है वो यहां पे हम बता रहे हैं। उससे हमारे पास फायदा क्या हो रहा है, अगर आप अपनी इस पिछले इसको देखो ना, तो यहां पे क्या हो रहा था, पर्सन आने के बाद फिर हमें पर्सन डॉट नेम और पर्सन डॉट एज इन एक्सेसर को खुद से कॉल करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिकॉर्ड पैटर्न की वजह से अब क्या होगा, रिकॉर्ड पैटर्न की वजह से सबसे पहले इंस्टेंस ऑफ फाइंड करेगा कि ये जो ओबीजे मैंने पास किया, क्या ये इस जो ओबीजे मैंने पास किया क्या मेरे इस रिकॉर्ड पैटर्न से मैच करता है। अगर मेरा देखो, टेस्ट वेदर ओबीजे इज ऑफ टाइप पर्सन एज यूजुअल, ठीक है। सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि ओबीजे जो है वो पर्सन टाइप का है कि नहीं, ठीक है। अगर है ना, तो वो इन दोनों वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके इन दोनों में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देगा।
तो फिर हमें एक्सेसर मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम भी जावा हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, तो हमारा कोड और डेक्लरेटिव हो गया, हमारा कोड और कम हो गया और कंसाइज हो गया। ठीक है, तो मेरी वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी और मैं ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस वैल्यूज को डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, अगर आप इसको रन करके देखें ना, अब हम रन करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या हुआ है, यही हुआ है ना, मैंने सबसे पहले डाला इफ ओबीजे इज टाइप पर्सन, तो मेरा नेम को डिस्प्ले कर दो, सेमी कॉलन के साथ एज को डिस्प्ले कर दो, तो उसने दोनों के दोनों मेरे जो पर्सन है उन दोनों को डिस्प्ले कर दिया। सही है ना। ठीक है, अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। मतलब क्या है, मुझे पता है ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो रहा है ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एक दो दफ़ा दोबार बार देखो और इसकी इंप्लीमेंटेशन करके भी देखोगे ना तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो तो हमारा जो ये वाला है ना, ये यूएफसी फाइटर, ये फाइटर जो है ये नेस्टेड है, क्योंकि फाइटर इस फाइटर इन दी एंड क्या है, वो एक पर्सन है, पर्सन है ना। तो अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि फाइटर के साथ मैं पर्सन का पैटर्न भी डिफाइन कर दूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, ये देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, इस सारे को कमेंट कर देता हूँ और अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड को अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको देखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मेरा ये यूएफसी है। ठीक है, वो सबसे पहले वो देखेगा कि अगर तो मेरा जो मेरा यहाँ पे है ना, ये कहाँ पे गया। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं उसको पास करूँगा ना यूएफसी, ठीक है, जब मैंने उसको पास किया नेस्टिंग मेथड को चैम्पियनशिप पास की ना, ठीक है, चैम्पियनशिप क्या है, यूएफसी। ठीक है, जब यूएफसी मैंने किया ना, ठीक है, इसको हमें पहले थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन कम हो। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यूएफसी के लेवल के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ यूएफसी के साथ, ये कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, अब मैंने नेस्टिंग किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैंने यूएफसी इसको पास किया, ऑब्जेक्ट ने क्या रिसीव किया, इसको मैं कर देता हूँ ओबीजे, ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, ओबीजे, ये थोड़े से मैंने चेंजेस किए हैं ताकि आपको ना कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा, तो अब जब मैंने इस नॉन नेस्टिंग के अंदर ऑब्जेक्ट पास किया ओबीजे, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि ओबीजे इंस्टेंस ऑफ यूएफसी है। ठीक है, अगर वो यूएफसी है ना, अगर वो यूएफसी है, ठीक है, तो वो F1 और F2 को खुद से पॉपुलेट कर देगा। ठीक है, मतलब मेरा ये जो ओबीजे है, ठीक है, जो मेरा F1 है वो ओबीजे के P1 को पॉइंट कर देगा और ये मेरा F2 जो है वो मेरे F2 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या है ये ओबीजे? ठीक है, ओबीजे मेरा जो है, ये जो ओबीजे मेरा है, ये मेरा एक रिकॉर्ड है ना। ठीक है, इस रिकॉर्ड के अंदर मेरा, इसको भी मैं रीनेम करता हूँ। एक्चुअली ना, इसको रीनेम नहीं करूँगा ना तो आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फाइटर 1। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ फाइटर 2। ठीक है, ऐसे नहीं करूँगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब जब मैंने यूएफसी को डिक्लेयर किया, ठीक है, तो यूएफसी के अंदर मेरे दो फाइटर हैं, फाइटर 1 फाइटर 2, ऐसी है ना। ठीक है, तो जब आपने इसको यूएफसी को इसके अंदर पास किया तो ओबीजे क्या है एक्चुअली में, यूएफसी है। ठीक है, इफ ओबीजे इंस्टेंस ऑफ यूएफसी है ना, तो वो क्या करेगा, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर F1 और F2 है ना, उसको इन दोनों पे पॉइंट करना शुरू कर, इस फाइटर और फाइटर 2 पर पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फाइटर असल में क्या है फाइटर असल में,
फाइटर असल में पर्सन है। ऐसे है ना, फाइटर क्या है, फाइटर के एट्रीब्यूट्स क्या है कि फाइटर एक पर्सन है और उसकी एक एबिलिटी है। ऐसे ही है ना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये फाइटर आपके पास ये जब आपको ओबीजे इंस्टेंस ऑफ यूएफसी होगा ना, तो इंस्टेंस ऑफ जो है वो इस ओबीजे को इस यूएफसी पे पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ओबीजे है आपका, जब उसका आप पर्सन करोगे तो आपका पर्सन और उसकी एबिलिटी फाइटर 1 की मिलेगी, और ओबीजे और पर्सन और एबिलिटी फाइटर 2 की मिलेगी। ठीक है, तो आपको पर्सन और एबिलिटी को एक्सेसर मेथड्स के थ्रू खुद से एक्सेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने किया इफ ओबीजे इंस्टेंस ऑफ यूएफसी है, बिल्कुल ओबीजे इंस्टेंस ऑफ यूएफसी है, तो ओबीजे पॉइंट होना शुरू हो गया इस यूएफसी के ऊपर, और ये यूएफसी जो है ये 2 फाइटर से क्रिएट हुआ है, फाइटर 1 और फाइटर 2। फाइटर 1 के 2 एट्रीब्यूट्स है, फाइटर 1 पर्सन भी है और फाइटर 1 की एबिलिटी भी है। फाइटर 2 की भी एक, वो फाइटर 2 भी एक पर्सन है और उसकी एबिलिटी है। और इन दोनों चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम फाइटर के एक्सेसर मेथड्स को यूज़ करेंगे जो कि है पर्सन और एबिलिटी, और फाइटर 2 के भी एक्सेसर मेथड यूज़ करेंगे जो कि है पर्सन और एबिलिटी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो पर्सन 2 स्ट्रिंग मेथड के थ्रू पर्सन भी प्रिंट हो गया और उसकी एबिलिटी भी प्रिंट हो गई। हमने क्या किया था, फाइटर 1 की एबिलिटी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, और फाइटर 1 का पर्सन 1 क्या, खबीब। ठीक है, तो खबीब डिस्प्ले हो गया। फाइटर 2 की एट्रीब्यूट्स क्या है, पर्सन कौन सा था, कॉनर मैकग्रेगर। ठीक है, कॉनर मैकग्रेगर डिस्प्ले हो गया, और उसकी एज, उसकी एबिलिटी क्या थी, एबिलिटी उसकी क्या है, वीक। एबिलिटी उसकी क्या है, वीक, और वीक डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि आप इसको जूं और एक अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा, आप इसको दोबारा रिपीट करके देखोगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम मेरे लिए उसकी इस पर्सन को भी पॉइंट करवा दो। इस यहां पे मुझे क्या करना पड़ रहा है, f1 डॉट पर्सन करना पड़ रहा है ना। अगर मुझे यहां पे करना होगा ना, इसको इसके एक्सेसर मेथड को एक्सेस करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, f1 एज, ऐसे मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, फर्क नजर आ रहा है कि नहीं। पहले मैं f1 के एक्सेसर मेथड यूज करूंगा पर्सन गेट करने के लिए, फिर उसका एक्सेसर मेथड गेट करूंगा एज यूज करने के लिए। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, लेकिन यहां पे आपके लिए क्या हो रहा है, इसको ओबीजे। ठीक है, अच्छा ये मैंने रीनेम कर दिया था ना, इसको यूएफसी से ओबीजे रीनेम कर दिया था ताकि ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो, इसलिए इसको रीनेम करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आपको पहले पर्सन एक्सेसर मेथड को गेट करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद एज मेथड को अब एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कहा कि क्या ये यूएफसी पैटर्न है। ठीक है, यूएफसी के बाद आपने एक और पैटर्न दे दिया, फाइटर का भी रिकॉर्ड पैटर्न दे दिया। फाइटर का रिकॉर्ड पैटर्न क्या है, पर्सन पी, ये नेस्टेड हो गया ना, नेस्टेड पैटर्न आप दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने रिकॉर्ड पैटर्न दिया यूएफसी, उसके अंदर आपने नेस्टेड पैटर्न देनी है फाइटर। तो ये ओबीजे क्या करेगा, इसको पॉइंट कर देगा यूएफसी के अंदर, और इस यूएफसी के अंदर जो फाइटर डिस्प्ले हुए हैं ना, फाइटर जो कंपोज हुए हैं, फाइटर कंपोज हुए हैं F1 F2, उसके अंदर उनको भी कंपोज कर देगा। तो उससे क्या होगा कि क्या होगा, अब आप देखो, अब आप यहां पे f1 डॉट पर्सन डॉट एज करने के बजाय आपके पास पर्सन डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गया। तो आप पर्सन को डायरेक्टली p1 डॉट नेम और p1 डॉट एज और एबिलिटी डॉट नेम के साथ डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, और p1 डॉट p2 डॉट पर्सन को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं।
ये देखें डिस्प्ले हो गया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो p1.name खबीब सेमीकोलन p1.age 36 ability.name strong, ठीक है। और यहाँ पे p1 ये p12.person, ठीक है, ये वॉर p12 है, ठीक है। इसको जब मैंने दूसरे को जो मेरा जो दूसरा मेरा है उसको मैंने जब डिस्प्ले किया तो वो मेरी ऑटोमेटिकली p122 पर्सन करके मेरा वो पूरा पर्सन का 2 स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये हमने कोडिंग इंप्लीमेंटेशन करके देखी है रिकॉर्ड पैटर्न की। होपफुली आपको समझ आया होगा। जो सी चीज़ें आपको लगी ठीक नहीं है या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मैं ज़रूर उसको देखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्लीज़ मेरे इस पैटर्न को, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कीप लर्निंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम देखेंगे जावा 21 के नेक्स्ट फीचर को जो कि है रिकॉर्ड पैटर्न्स। तो जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया कि जावा 21 जो सितंबर 19, 2023 को रिलीज़ हो गई थी, लेकिन अभी भी आपको ऑनलाइन इससे रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जावा 21 के ऊपर वीडियोस बनाना बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज हम जिस फीचर को देखने वाले हैं वो है रिकॉर्ड पैटर्न्स। सो व्हाट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, राइट। तो इस वीडियो में क्या कुछ हम कवर करेंगे, तो रिकॉर्ड पैटर्न्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग समझ लें कि टाइप पैटर्न्स क्या है, पैटर्न मैचिंग क्या है, इसका रिव्यू कर लें और रिव्यू कर लें कि रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। टाइप पैटर्न, पैटर्न मैचिंग और रिकॉर्ड्स, इन तीनों के समझने के बाद ही, या इनका रिव्यू, अब बहुत से लोगों को शायद इसको ऑलरेडी पता हो, इसका रिव्यू करने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि रिकॉर्ड पैटर्न्स क्या होते हैं। अच्छा, अब जावा 16 में क्या हुआ है, ये जावा 16 में एज अ प्रीव्यू फीचर है, प्रीव्यू फीचर ये अवेलेबल हुआ था, जो कि बाद में फाइनल उन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया। इंस्टेंस ऑफ को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। किससे एक्सटेंड कर दिया था? इंस्टेंस ऑफ वाज एक्सटेंडेड टू टेक टाइप पैटर्न एंड परफॉर्म पैटर्न मैचिंग, ठीक है। क्या हुआ था कि इंस्टेंस ऑफ को एक्सटेंड कर दिया था कि वो टाइप पैटर्न भी करे और पैटर्न मैचिंग भी करे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि इंस्टेंस ऑफ एंड कास्ट ईडीएम, राइट, हम लोगों को इंस्टेंस ऑफ और कास्ट ईडीएम हम लोगों का मोर कंसाइज और लेस एरर प्रोन हो गया। इसका मतलब क्या है? इंस्टेंस ऑफ एंड कास्ट ईडीएम, इसका मतलब क्या है? प्री जावा 16 क्या होता था? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई टाइप डिफाइन नहीं हुई है, ठीक है, अगर आपको उसको यूज करना है तो सबसे पहले आप क्या करते थे, आप अगर डायरेक्टली इस लाइन को लिखेंगे स्ट्रिंग एस इक्वल टू स्ट्रिंग ओबीजे, और लेट्स सपोज ओबीजे जो है वो स्ट्रिंग टाइप के नहीं, तो आप पहले आपका रन टाइप एक्सेप्शन आ जाएगी ना, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते थे, हमेशा टाइप कास्टिंग से पहले शुरू में एक इफ ब्लॉक लगाते थे और उसे चेक करते थे कि इफ ओबीजे इज एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये आप टाइप चेक कर रहे थे। अगर टाइप चेक आपका सक्सेसफुल होता था तो फिर आप उसकी टाइप कास्टिंग करते थे। पोस्ट जावा 16 क्या हुआ है कि अब आप देखो तो ये एक ही लाइन के अंदर आपकी सारी चीज आ गई है, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एस, ठीक है। तो मतलब क्या कि आपका टाइप चेक और आपकी टाइप कास्टिंग एक ही लाइन के अंदर समा गई है। ऐसे ही हुआ ना। तो अगर आप देखें तो अब इस वाले केस में देखें, अगर आपने ये लाइन नहीं डाली और आपने ये लाइन डाल दी है डायरेक्टली, चांसेस हैं कि अगर ये ओबीजे आपके टाइप कोड में पीछे किसी ने भी चेंज कर दिया, इसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आते सारी ये एरर दे देगा, रन टाइम एक्सेप्शन आपकी आ जाएगी, आपका कोड वल्नरेबल है। ये वाली लाइन ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। ये लाइन ऐड करके आप अगर यहाँ पे आपने टाइप कास्टिंग तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। इस एक लाइन से आपका कोड जो है एक तो कंसाइज हो गया, 2 लाइनों के बजाय एक ही लाइन में आपका पूरा कोड आ गया, दूसरा ये एरर भी इसके आने के चांसेस के ऊपर कम हो गए, ठीक है। दूसरा क्या हुआ है, जावा 16 के इस इंस्टेंस ऑफ के इस एक्सटेंशन ऑफ टाइप पैटर्न मैचिंग से क्या हुआ है, आपका कोड जो है ये मोर डेक्लेरेटिव हो गया। डेक्लेरेटिव मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग का तो आपको एस में अवेलेबल हो जाए, लेकिन
वो हो कैसे, ये अब आपका हेडेक नहीं है। टाइप कास्ट वगैरह करना, ये अब आपका हेडेक नहीं है, ये सब कुछ जावा खुद ही हैंडल कर लेगा। समझ आ रही है ना? तो आपका कोड मोर कंसाइज भी हो गया है, लेस एरर प्रोन भी हो गया और ज्यादा डिक्लेरेटिव भी हो गया है। अच्छा, अब हम इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि बिहाइंड द सीन जेवीएम कर क्या रहा होता है। ठीक है, ये पैटर्न मैचिंग है ना, ये रन टाइम पे हो रही थी, कंपाइल टाइम पे नहीं हो रही थी। इसके आपको समझ भी जाओ, आपके पास डेटा तो रन टाइम पे अवेलेबल होगा ना, क्या डेटा कोड के थ्रू फ्लो कर रहा है वो तो रन टाइम पे अवेलेबल होगा, वो कंपाइल टाइम पे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न मैचिंग है, ये रन टाइम पे होती है, कंपाइल टाइम पे नहीं होती है। ठीक है, जेवीएम परफॉर्म्स अ रन टाइम चेक। ठीक है, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है ना, ये एक जो लाइन है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले टाइप पैटर्न, करेक्ट, हमने क्या किया, टाइप पैटर्न। टाइप पैटर्न में क्या होगा, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, ओबीजे इंस्टेंस स्ट्रिंग। सबसे पहले टाइप पैटर्न जो है वो मैच करेगा, अगर हो गया तो फिर पैटर्न मैचिंग होगी, इफ ट्रू इट बाइंड्स एस टू द कास्टेड वैल्यू स्ट्रिंग ओबीजे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर आपका ओबीजे इंस्टेंस स्ट्रिंग हो गया है तो इस ओबीजे को ऑटोमेटिकली जो एस है वो भी इसी ओबीजे को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बोथ ओबीजे और एस, अगर आप इस डायग्राम को देखो ना तो आपको समझ आ जाएगी, ये आपका स्ट्रिंग है जो कि मेमोरी में लोकेट करता है, जिसका एक रेफरेंस है। बोथ ओबीजे और एस बोथ अब इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देंगे। समझ आ रही है ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि ये एक लाइन जो है, इस एक लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद ये भी चेक हो जाता है कि आपका ओबीजे और आपका जो ओबीजे है, ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं, और अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है तो एस भी इसी ओबीजे के डेटा को पॉइंट करना शुरू कर देता है और आप इस एस को डायरेक्टली यूज करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोगों को आई थिंक जो 3 चीजें हम समझना चाह रहे थे कि टाइप पैटर्न क्या होते हैं, कि टाइप को मैच करना, पैटर्न मैचिंग, टाइप कास्टिंग करना, और रिकॉर्ड क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ क्लास इन जावा डिजाइन टू एफिशिएंटली रिप्रेजेंट इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स व्हाइल मिनिमाइजिंग बॉयलरप्लेट कोड। दे आर कंसीडर्ड डेटा कैरियर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल आप अपने बीन्स डिक्लेयर करते हैं ना, बीन्स आप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आप उसमें क्या स्ट्रिंग एस इंटीजर एस स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू नेम, इंटीजर एज इज इक्वल टू इंटीजर एज, राइट। तो जो आप फिर उसके बाद गेटर्स, सेटर्स, और फिर उसके बाद आप अपने हैश कोड, फिर उसके बाद टू स्ट्रिंग, वो सारे के सारे से ना आपको छुटकारा दिलवा के एक रिकॉर्ड उन सब चीज़ों को आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है ये डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर जो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब एक दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसको फिर आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। दे आर कंसिडर डेटा कैरियर्स। डेटा कैरियर्स मतलब क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके रिक्वेस्ट के आपकी एक ट्रांजैक्शन के अंदर जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ें होती हैं, जो आपकी सेशन स्कोप की चीज़ें होती हैं, वो आप एक दफ़ा उसको इनिशियलाइज करने के बाद आप मेक श्योर करना चाहते हो कि ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर ये तब्दील ना हो, या पूरे सेशन के अंदर ये चेंज ना हो, या पूरी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, पूरी एप्लीकेशन के रन टाइम के अंदर ये चेंज ना हो। ठीक है, तो ये एज ए डेटा कैरियर्स होते हैं। तो आप इनको एज ए डेटा कैरियर यूज़ करते हैं, उन टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। डिफाइंड यूजिंग अ रिकॉर्ड डिक्लेरेशन विच आउटलाइंस द कंपोनेंट रिप्रेजेंट। तो अभी आपको आगे नजर आएगा कि रिकॉर्ड वो कीवर्ड है जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फिर क्या, ईच कंपोनेंट इज इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड एज फाइनल इंस्टेंस वेरिएबल विद कॉरस्पॉन्डिंग एसेसर मेथड ऑटोमेटिकली जनरेटेड। मतलब कि जब आप रिकॉर्ड को क्रिएट करते हैं ना, तो उसके जो एक्सेसर मेथड, जो गेटर सेटर मेथड होते हैं ना, इसमें रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ आपका गेटर मेथड क्रिएट होगा। जो गेटर मेथड होगा और जो आपका वेरिएबल होगा वो ऑटोमेटिकली फाइनल होगा और आपके पास सिर्फ गेटर अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है द कंपाइलर ऑल्सो सिंथेसाइजेस अ कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर अलॉन्ग विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्ट्रिंग इक्वल्स एंड हैश कोड। ठीक है, तो आप देखो कितना सारा कोड आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। अभी आप आगे एग्जैक्टली जब देखोगे तो आपको और समझ आएगी कि हम क्या बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हम लोगों का बहुत सारा कोड ऑटो जनरेट हो रहा है और हमें बहुत ही कम कोड लिखने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम
मैं इस वीडियो इस पहले से पहले मैं चाहता हूँ मैं आप एक बार रिकॉर्ड को देख लो ताकि फिर आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये होता है रिकॉर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक रिकॉर्ड डॉग स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब आप देखो ये क्लास नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी लाइन जो है ना बिहाइंड द सीन एक क्लास जनरेट कर देगा। ये क्लास कैसे जनरेट होगी, क्लास कैसे नजर आ रही होगी, इसके बारे में परेशान ना हो। अभी आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। इससे अगली वीडियो के अंदर इसका एक एक पॉइंट को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आप सिर्फ ये समझो कि इस रिकॉर्ड से इस सिर्फ एक लाइन से मेरा कितना सारा कोड लिखा जा रहा है, कि नहीं लिखा जा रहा है। सिर्फ मैंने किया है पब्लिक रिकॉर्ड डॉग स्ट्रिंग नेम, उससे मेरी एक पूरी क्लास क्रिएट हो गई है। उस क्लास के अंदर मेरे एक्सेसर मेथड भी आ गया, मेरा टू स्ट्रिंग मेथड भी आ गया, मेरे इक्वल्स मेथड भी आ गया, मेरा हैश कोड मेथड भी आ गया। ये सारा आपको लिखना पड़ना था, वरना सही है। अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला पीछे कि ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, बोला ना इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट मतलब एक दफा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना, ठीक है। अब आप देखो इसको, ये जो डॉग की जो सबसे पहला फीचर क्या है कि ये इसका देखो जरा, ये क्लास भी इसकी फाइनल है ना, फाइनल, ठीक है। ये क्यों फाइनल है मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसका देखो, इसका गेट नेम नहीं है, डायरेक्टली आपको एक्सेसर मेथड नेम के थ्रू ही मिल रहा है, लेकिन आपको इसका कोई सेटर मेथड यहाँ पे नजर आ रहा है नहीं, आपके पास सिर्फ गेटर मेथड है। मतलब कि आपके पास अब कोई तरीका नहीं है कि एक दफा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो आप इसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इस नेम वैल्यू का चेंज आप किस तरह कर सकते हैं? ये तो प्राइवेट है, ये फाइनल है। एक दफा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद आप इसको सेटर भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? नहीं चेंज कर सकते ना। तो ये आपका एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबल मतलब कि आप इसको एक दफा इनिशियलाइजेशन के बाद म्यूटेट नहीं कर सकते। म्यूटेट का मतलब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये मतलब है। ये एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जो रिकॉर्ड है ये एक रिकॉर्ड नेम से भी आपको पता चलता है, रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड होता है, राइट। रिकॉर्ड चेंज नहीं होता। आपका रिकॉर्ड एक दफा क्रिएट हो जाए तो फिर रिकॉर्ड आपका रहता है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड जो है, ये एक दफ़ा एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो जिस वैल्यू से ये इनिशियलाइज होगा ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसको और समझते हैं। वाई रिकॉर्ड्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। एक्चुअली वाई के बजाय इसका मतलब हाउ होना चाहिए। हाउ रिकॉर्ड्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। फील्ड्स आर फाइनल, ठीक है। अगर आप देखो ना, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट फाइनल इंट, बोथ आर फाइनल। एक दफ़ा क्रिएट हो गया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा, जैसे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, नो सेटर्स आर जनरेटेड। जावा रिकॉर्ड्स ओनली जनरेट गेटर मेथड्स, नॉट सेटर। सो देयर इज नो वे टू म्यूटेट द फील्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। एक दफ़ा ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कैनोनिकल कंस्ट्रक्टर असाइन वैल्यूज वंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सेट द वैल्यूज ऑफ ऑल फील्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर का आपको पता है कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम के ऊपर ये आपकी वैल्यूज को सेट करता है, एंड दीज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज आफ्टरवर्ड। तो आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टर आपका जो वैल्यूज चेंज करेगा वो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे होगा। एक वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, मेरे पास कोई सेटर मेथड नहीं है, मैं उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। मेरी ये सारी फील्ड प्राइवेट है, ठीक है। मेरी फील्ड्स प्राइवेट हैं। ऑब्जेक्ट एक दफ़ा सिर्फ इनिशियलाइजेशन के टाइम पे क्रिएशन के टाइम पे एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट होता है, और मेरे पास कोई सेटर मेथड भी नहीं है। इसकी वैल्यू को चेंज करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। फाइनल यही था कि अगर मैं किसी तरह इस क्लास को इनहेरिट कर लेता, बट रिकॉर्ड्स आर इम्प्लिसिटली फाइनल क्लासेस। अभी यहाँ पे देखा ना, हमने देखा क्लास क्या है। क्लास जो जनरेट की है इस रिकॉर्ड ने वो फाइनल है। फाइनल मतलब क्या है? फाइनल मतलब ये है कि यू कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स आर इम्प्लिसिटली फाइनल क्लासेस, सो दे कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू ऑल्टर बिहेवियर और एड म्यूटेबल स्टेट, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास क्लास जनरेट हुई है, आप उसको किसी और क्लास से इनहेरिट कर लो और उस इनहेरिटेड क्लास के अंदर वैल्यूज को चेंज करके उसके ऊपर आगे यूज करना शुरू कर दो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ आई ना, आपके पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद दोबारा नहीं होता। आपके पास कोई सेटर मेथड नहीं है।
आपके वेरिएबल सारे प्राइवेट फाइनल है और आप इस क्लास को इनहेरिट भी नहीं कर सकते, तो ये आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। एक दफ़ा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ गया सबसे मज़ेदार चीज़, अब आ गए रिकॉर्ड पैटर्न्स। ठीक है, अब हमें समझ आ गई टाइप पैटर्न क्या है। टाइप पैटर्न, टाइप को ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ। ठीक है, पैटर्न मैचिंग, टाइप पैटर्न मैचिंग के बाद टाइप कास्टिंग जो है वो भी आपकी सेकंड स्टेप में टाइप पैटर्न मैचिंग के थ्रू हो जाती है। ठीक है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड भी आपके समझ आ गए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रिकॉर्ड पैटर्न्स को हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर एज। ठीक है, ये क्या करेगा, पीछे क्लास क्रिएट कर देगा ना, एक फाइनल क्लास क्रिएट होगी पर्सन के नाम की, उसके अंदर नेम और इंटीजर ये दोनों फाइनल और प्राइवेट होंगे। ऐसे ही होगा ना, आपके पास इन दोनों का एक्सेसर मेथड होगा सिर्फ गेटर नेम और एज करके, ऐसे ही होगा ना। और फिर आपके पास हैश कोड होगा और आपके पास टू स्ट्रिंग मेथड होगा। ठीक है, यही होगा ना आपके पास, और इक्वल्स मेथड होगा, ऐसे ही होगा ना। तो अब आप देखो, टाइप पैटर्न से अगर आपने किया ना, ठीक है, तो इफ ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन पी किया ना मैंने, ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो है पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट टाइप पैटर्न की वजह से ऑटोमेटिकली मेरे पी के अंदर आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और ये टाइप पैटर्न हो गया ना, पी इज ओनली बीइंग यूज्ड टू इन्वोक द एक्सेसर मेथड नेम। तो अब क्या हुआ, आपके पास इस टाइप पैटर्न की वजह से और पैटर्न मैचिंग की वजह से आपके पास पी भी पॉइंट करने लगा उसी वेरिएबल को, उसी मेमोरी लोकेशन को जिसको ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है। लेकिन पी क्योंकि टाइप पर्सन है, तो अब हम उसके एक्सेसर मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, और p.name और p.age करके मैं इस पर्सन के नेम और एज को एक ही लाइन टाइप पैटर्न की वजह से इसकी वैल्यूज को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन अब रिकॉर्ड पैटर्न्स की वजह से इसको थोड़ा और इसको एक्साइटिंग करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो पर्सन स्ट्रिंग एस इंटीजर एंड एज इज अ रिकॉर्ड पैटर्न। ठीक है, विच डज टू थिंग्स। ये जो यहां पे ये हो रहा है ना, ये अब है रिकॉर्ड पैटर्न, ये टाइप पैटर्न नहीं, अब ये रिकॉर्ड पैटर्न है। ठीक है, तो ये क्या है, टेस्ट वेदर ऑब्जेक्ट इज ऑफ टाइप पर्सन एज यूजुअल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड पैटर्न क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पिछली वाली में याद हो ना, तो पैटर्न मैचिंग की वजह से इसने क्या किया था, जो हम लोगों का ये वाला स्टेप था ना, ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप पे क्या था, ओबीजे जो था उसको डायरेक्टली इसने स्ट्रिंग एस में पॉइंट कर दिया था ना, तो उसके बाद हम एस के ऊपर ऑपरेशन कर सकते थे। ठीक है, रिकॉर्ड पैटर्न क्या करेगा, रिकॉर्ड पैटर्न extract the record patterns, extract the record components by invoking the component accessor method on our behalf। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने अब ये नहीं कहा कि obj इंस्टेंस ऑफ पर्सन हो, उसके बाद आप ये दो लाइन लिखो और आप एक्सेसर मेथड करके खुद, इसमें आप क्या कर रहे हो, ये कह रहे हो ना, आप देख रहे हो अगर पर्सन का टाइप, अगर ऑब्जेक्ट का टाइप पर्सन है ना, तो आप उसको पी पे प्रोवाइड कर देते हो, फिर हम लोगों को ये काम करना पड़ता है, ये नेम और एज को हमें मैन्युअली एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्ड पैटर्न क्या करेगा, हमारे ही बिहाफ के ऊपर ना ये वाली जो दो लाइंस है वो भी खुद ब खुद कर देगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन है कि नहीं, नंबर 1 ये भी करेगा, और रिकॉर्ड पैटर्न सेकंड थिंग क्या करेगा, एक्सेसर मेथड को खुद ही हमारे बिहाफ के ऊपर एग्जीक्यूट करके इन दो वेरिएबल्स के अंदर उसकी वैल्यूज को डाल देगा ताकि हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकें। ठीक है,
तो ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन एस, स्ट्रिंग एस और इंटीजर एन एच की वजह से क्या हुआ कि जो ये दो स्टेप है ना कि पी डॉट नेम करके एक्सेसर मेथड को हम खुद इन्वोक करें, वो उसको ऑटोमेटिकली इन्वोक करके हमें दोनों वैल्यूज़ के अंदर उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देती और हम उसको ऑटोमेटिकली यूज़ करें। है कि नहीं ज़बरदस्त फीचर? ठीक है, तो हमें समझ आ गई, हमें पता चल गया कि टाइप पैटर्न क्या है, हमें पता चल गया पैटर्न मैचिंग क्या है, हमें पता चल गया रिकॉर्ड क्या है, हमें पता चल गया कि रिकॉर्ड पैटर्न्स क्या है। ठीक है, टाइप पैटर्न और टाइप कास्टिंग इंस्टेंस ऑफ ओबीजे जो है, जो प्री जावा 16 था, वो अब एक्सटेंड हो गया हुआ है और ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन और ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन पी। तो क्या होता है, टाइप पैटर्न मैचिंग की वजह से जो 2 स्टेप का काम था वो एक ही लाइन के अंदर करके इन्होंने हम लोगों के काम को रिड्यूस कर दिया और इसकी वजह से हमारा कोड ज़्यादा डेक्लरेटिव हो गया है। ठीक है, दूसरा पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन क्या है? पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन कुछ भी नहीं है। पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन सिर्फ हम लोगों का एक डेक्लरेटिव काइंड ऑफ अप्रोच है जिससे हम लोगों की एक क्लास जनरेट हो जाती है जो कि इम्यूटेबल है और उस इम्यूटेबल क्लास के एक्सेसर मेथड्स हम लोगों के ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो टू स्ट्रिंग, इसके अलावा हम लोगों का इक्वल्स और हैश कोड, तीनों मेथड हमारे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। और रिकॉर्ड पैटर्न की वजह से इस फीचर की वजह से हमारा कोड बहुत डेक्लरेटिव होता है। एक ही लाइन के अंदर हमारे रिकॉर्ड की टाइप मैचिंग भी हो जाती है और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके एक्सेसेस के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें डायरेक्टली उसकी वैल्यूज अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पर्सन पी स्ट्रिंग एस इंटीजर एज करने की वजह से क्या हुआ, हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया और उसके बाद जो उसके दोनों फील्ड्स हैं एस और एज, वो हम लोगों को खुद से एक्सेसर मेथड को कॉल किए बगैर हमें दोनों अवेलेबल हो गई। ठीक है, तो ये थे हमारे रिकॉर्ड पैटर्न्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। अगर आपके पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन्स को क्लिक कीजिए और अगर आप कमेंट भी ऐड करें तो मोर देन वेलकम। और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। होपफुली आपको नॉलेज में इजाफा करने की वजह बनेगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जावा 21 की इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर के लेक्चर 5 की तरफ बढ़ेंगे और जावा 21 के अंदर इंट्रोड्यूस हुए फीचर को देखेंगे जिसका नाम है पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच। सो पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच है, इट वाज मतलब ये फर्स्ट अवेलेबल हुआ था जावा 17 के अंदर और जावा 17 में ये एज अ प्रीव्यू फीचर ये एनेबल किया गया था। जावा 21 में आके उन्होंने इसको अब प्रीव्यू फीचर से हटा के कंप्लीटली जेडीके का पार्ट बना दिया। मोटिवेशन क्या है, मतलब वाई नीडेड, हम लोगों को क्यों चाहिए पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच। अगर आपका प्रोग्रामिंग का आइडिया, अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि स्विच तो है ही कंडीशन बेस्ड, राइट। स्विच क्या है, आप केसेस डिफाइन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं अगर आपकी ये कंडीशन है तो आपके ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर आपकी सेकंड कंडीशन केस है तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो जिस तरह हमने इफ़ ब्लॉक के अंदर पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच, पैटर्न मैचिंग के थ्रू हमने इंस्टेंस ऑफ की जो एनहांसमेंट हुई है उसके थ्रू जो हम लोग पैटर्न मैचिंग और कास्टिंग जो बोथ पैटर्न मैचिंग के थ्रू, टाइप पैटर्न्स के थ्रू और पैटर्न मैचिंग के थ्रू जो जावा 21 ने हम लोगों को फीचर प्रोवाइड किया, उसके लिए स्विच तो बहुत ही आइडियल है, राइट, क्योंकि स्विच तो हाई कंडीशन बेस्ड। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जो पैटर्न मैचिंग के थ्रू जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को गेन हुई है वो ये है कि हमारा कंडीशन और हमारी बिजनेस लॉजिक दोनों बिल्कुल सेपरेट हो गई है। ठीक है, अदर चेंजेस सच एज द व्हेन क्लॉज क्या है, गार्ड्स, अभी अगली स्क्रीन पर जब जाएंगे तो हम उसको इन डिटेल में देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि इस पैटर्न मैचिंग के थ्रू, इस पैटर्न मैचिंग और इस व्हेन के थ्रू आपकी जो कंडीशंस है केस वो और आपकी बिजनेस लॉजिक, अब आपकी बिजनेस लॉजिक के अंदर आपको कोई भी कंडीशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप कहते हैं कि केस साइकिल, ओके, और केस कार, ठीक है, अब उसके अंदर आप जाके
उसके अंदर आपके उस केस के अंदर आप जाकर दोबारा कंडीशन ऐड करते हैं, इफ़ कार डॉट स्पीड इज ग्रेटर देन 100, करेक्ट। तो आपकी कंडीशन फिर भी ऐड ख़त्म नहीं हो रही है, राइट। तो व्हेन क्लॉज जो व्हेन एक इफ़ की एक्सटेंशन है और गार्ड्स के थ्रू क्या होगा, आपकी कंडीशन और आपके बिजनेस लॉजिक ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हो चुके। कैसे होगी आपको भी आगे नजर आएगा, ठीक है। In other words, the selection of which branch to execute is separated from what to do when we execute that branch. Meaning, selection of which case to execute, and once that case is selected, right? तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया हुआ है, ओके। तो अभी अगर आप देखो ना, जो आपकी पहली केस है ना, जो पहली स्विच है, उस स्विच में आपके पास सारे के सारे प्रिमिटिव टाइप्स है, ठीक है। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इनके ऊपर आप जो है ना वो अपनी केस डिफाइन कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस के ऊपर अभी तक जो है ना वो स्विच को यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो क्या करें अभी अगली स्लाइड के अंदर जाके देखते हैं। लेकिन अगर आप ये देखो, राइट, जो ये वाला कोड है, इफ ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग अगर है तो s इज इक्वल टू स्ट्रिंग s, जो टाइप कास्टिंग करे, ये जो दोनों के दोनों स्टेप है ना, इंस्टेंस ऑफ एंड कास्ट ईडीएम, ये मैंने पिछली स्क्रीन के ऊपर इसको इंस्टेंस ऑफ एंड कास्ट ईडीएम, जो ये वाला स्टेप है ना, जो खाली इफ स्टेटमेंट के थ्रू ही हम प्री जावा 17 हम लोग कर सकते थे, ठीक है। प्री जावा 17 में भी, मतलब प्री जावा 21 नहीं कर सकते थे। वो ये था कि जो दोनों स्टेप है ना, ये अब आप स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। पहले आप ये दोनों स्टेप रहे, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग एंड s इक्वल टू स्ट्रिंग s, जो ये वाला काम है ना, ये आप पहले सिर्फ इफ स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते थे, अब आप ये स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी जो है ना सहूलत होगी अब, ठीक है। वही बात आगे हो रही है, व्हाट्स न्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि केस लेबल्स कैन इंक्लूड टाइप पैटर्न्स। यही जो बात मैंने अब कही है ना, जो ये वाला काम है ना, टाइप पैटर्न, मैं अगली स्क्रीन पे दोगी, जो ये काम है, ये टाइप पैटर्न, ये पहले नहीं कर सकते थे आप, ठीक है। अब आप कर सकते हैं केस लेबल्स कैन इंक्लूड टाइप पैटर्न्स, और केस लेबल कैन इंक्लूड ऑप्शनल व्हेन क्लॉजेस गार्ड्स। ये वाली बात मैंने की, जो ये व्हेन क्लॉज है ना, ये पहले अगर आप होते ना तो आपने पहले करना था केस कार सी, और उसके बाद आपने उसके बाद आपने इफ कंडीशन लगानी थी, इफ सी डॉट डोर नंबर। तो आपकी कंडीशन जो है बिजनेस लॉजिक के अंदर मिक्स हो जानी थी ना, अब वो सेपरेट हो गई है। अब आपकी कंडीशन लॉजिक बिल्कुल सेपरेट हो गई है, आपकी बिजनेस लॉजिक बिल्कुल सेपरेट है। समझ आ रही है ना? देखो ना जो क्या क्या नई चीज़ें एंटर हुई है, ये देखो दोबारा फिर से देखते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या है। केस लेबल्स कैन इंक्लूड टाइप पैटर्न्स, मतलब केस लेबल्स कैन इंक्लूड दिस टाइप पैटर्न। दिस टाइप पैटर्न मीन्स जो केस बोट है ना, ये वी, ये जावा ऑटोमेटिकली फिगर आउट करेगी इफ वी इज एन इंस्टेंस ऑफ बोट। नंबर 1, इफ बी इज एन इंस्टेंस ऑफ बोट, बी बिकम्स वी, बी स्टार्ट्स पॉइंटिंग टू वी, राइट। ये वाला काम जो है ना, ये दोनों काम अब स्विच के अंदर भी एनेबल हो गए, ठीक है। तो यही बात बोली यहाँ पे, केस लेबल्स कैन इंक्लूड टाइप पैटर्न्स, ठीक है। केस लेबल कैन इंक्लूड टाइप पैटर्न्स एंड केस लेबल्स कैन इंक्लूड ऑप्शनल व्हेन क्लॉजेस विच आर कॉल्ड गार्ड्स। तो ये जो ऑप्शनल व्हेन क्लॉजेस है ना, आपकी पूरी कंडीशन एक ही लाइन के अंदर आ गई है, ठीक है। अब यही बात, अभी जो पहली वाली बात की थी ना, इसी बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो हमने बात की है ना कि ये आपके बोट ऐड हो जाती है, अब आपका टाइप पैटर्न ऐड हो जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर भी हो रही है। पहले जो था आपका जो केस था ना, वो सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स एक्सक्लूडिंग लॉन्ग नहीं कर सकते थे। प्रिमिटिव टाइप मतलब स्ट्रिंग वगैरह जो थे ना, इंटीजर वगैरह, वो और इनम्स, सिर्फ इनको आप दे सकते थे केस के अंदर। लेकिन अब आप इंटीग्रल प्रिमिटिव एक्सक्लूडेड एंड एनी रेफरेंस टाइप, जो भी ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी अब आप केस के अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पे हो रही है। क्या बात यहाँ पे हो रही है कि देखो, अब हमने डिफरेंट टाइप के अपने ना, अब ये सिलेक्टेड टाइप बनाया मैंने, ठीक है। और ये सारे टाइप पैटर्न दे दिए, स्ट्रिंग का टाइप पैटर्न दे दिया, रिकॉर्ड का टाइप पैटर्न दे दिया, ई का टाइप पैटर्न दे दिया, डिफॉल्ट सिनेरियो दे दिया ना मैंने। ये अब क्या हुआ, अब मैंने जब इसको स्ट्रिंग पास किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या, उसने देखा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, उसको S1 पॉपुलेट कर दिया, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये रेफरेंस हम देना शुरू हो गए ना, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस देना शुरू हो गए, ये जावा 21 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। ये है स्विच पैटर्न मैचिंग, ये है हम लोगों का क्या है, ये है
पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच स्टेटमेंट्स, समझे ना, ठीक है। ये है पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच स्टेटमेंट्स। पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच स्टेटमेंट, ये क्योंकि पैटर्न ये टाइप पैटर्न है ना, ये भी टाइप पैटर्न है, ये भी टाइप पैटर्न है, तो ये सारे पैटर्न मैचिंग जो हो रही है ना, ये जावा ये स्विच के अंदर पैटर्न मैचिंग को जो हमने इंट्रोड्यूस किया गया है, ये है नया फीचर जो कि जावा 21 ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। इसके अगले में अगली वीडियो को पार्ट 2 को प्लीज़ ज़रूर देखिए जाएगा। पार्ट 2 में जो इसके मोर फीचर्स, जो पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच से रिलेटेड, जो वेरिएबल डोमिनेंस वगैरह जो है ना, वो मैं पार्ट 2 के अंदर इसको एक्सप्लेन करूँगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो अब हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर 6 की तरफ, और लेक्चर 6 में हम देखेंगे पैटर्न मैचिंग और स्विच के पार्ट 2 को, ठीक है। पैटर्न मैचिंग और स्विच में और क्या इंप्रूवमेंट हुई है कि इनम कांस्टेंट्स केस लेबल्स आर नाउ इंप्रूव्ड और क्वालिफाइड इनम कांस्टेंट्स नाउ अलाउड, ठीक है। क्या मतलब है इसका, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि केस द स्विच पैटर्न इज नाउ इंप्रूव्ड, कि केस लेबल कैन इंक्लूड टाइप पैटर्न्स, राइट। हमने अपनी पिछली कई वीडियोस में ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं, इंस्टेंस ऑफ एंड कास्ट इडियम मींस कि टाइप पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफाई करना, स्विच ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करे कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैज बीन पास्ड, और उसकी कास्टिंग भी कर देना। मींस कास्टिंग मींस दिस प्राइमरी ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंटिंग टू कलर ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर पास किया है, जब सबसे पहले तो हमारा स्विच का जो केस है थ्रू टाइप पैटर्न ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि इफ दिस, कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ प्राइमरी है कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ रेनबो है, राइट। ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी वो कास्टिंग के प्राइमरी ऑटोमेटिक जो हम लोग अपनी कास्टिंग करते हैं ना, कि प्राइमरी इज इक्वल टू देन प्राइमरी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई, तो प्राइमरी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंटिंग टू कलर, ठीक है। अब अगर आप अपने इस इनम को देखें, हमारे ये जो इनम है ये दो टाइप के इनम्स है, ठीक है। एक है प्राइमरी और रेनबो, ठीक है। बोथ इंप्लीमेंट किसको कर रहे हैं, कलर इंटरफेस को, ठीक है। वैल्यूज कौन सी है, प्राइमरी की वैल्यू कौन सी है, रेड ग्रीन ब्लू, करेक्ट। रेनबो की वैल्यू क्या है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वॉयलेट। इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सी है, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन एंड ब्लू यहां पे भी है, लेकिन रेनबो के अंदर ऑरेंज इंडिगो एंड वॉयलेट भी इंक्रीज्ड है, ठीक है। प्री जावा 21 देखते हैं क्या होगा। क्या होगा कि अब जब आपने यहां पे कलर पास किया, ठीक है, कलर क्या है, स्पेसिफिक, प्राइमरी और रेनबो क्या है, जेनेरिक। कलर प्राइमरी और रेनबो बोथ क्या है, कलर की इंप्लीमेंटेशन है ना, कलर इज द कलर इनका पेरेंट है, ऐसी है ना। जब आपने कलर को पास करेंगे तो सबसे पहले केस क्या करेगा, थ्रू टाइप पैटर्न वो फिगर आउट करेगा कि इफ दिस, ये कलर जो है ये प्राइमरी टाइप का है कि रेनबो टाइप का है, राइट। उसके बाद आपका ये गार्ड्स इंप्लीमेंट हुए। गार्ड्स क्या है, व्हेन की, इफ की, व्हेन क्या है, इफ की एक्सटेंशन, राइट। सो वो चेक करेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट प्राइमरी है और उसका जो इसकी जो वैल्यू है वो रेड है, ठीक है, तो तब ये कोड एग्जीक्यूट करे। अदरवाइज वो चेक करेगा अगर वो रेनबो है, राइट, और रेनबो में उसकी वैल्यू रेड है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट करे, राइट। जावा 21 में ये बहुत और उन्होंने इसको स्पेसिफिक कर दिया हुआ है। अब आपको ये टाइप पैटर्न और ये कंडीशन लगाने की भी जरूरत थी। आप डायरेक्टली पास करें प्राइमरी डॉट रेड और रेनबो डॉट रेड, जावा 21 इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। सेकेंड इंप्रूवमेंट क्या हुई है, लेबल डोमिनेंस, ठीक है। लेबल डोमिनेंस को अगर आपने समझना है ना तो आप इसको ऐसे समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये इसीलिए लिखा है, इट इज एनालोगस टू कैच क्लॉजेस इन द ट्राई स्टेटमेंट अनरीचेबल कोड। अब आप ये सोचो, आपने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया हुआ है, ठीक है। आप करते हो ट्राई कैच, कैच में आप सबसे पहले डालते हो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आप डालते हो फॉर एग्जांपल नल पॉइंटर एक्सेप्शन। उसके बाद आप डालते हो कैच एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज द पेरेंट ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस, राइट। तो आपका कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक्सेप्शन के ब्लॉक को सबसे पहले लिख देते हो
तो आपके बाकी दोनों कोड अनरीचेबल हो जाएंगे। यही है लेबल डोमिनेंस। क्या है लेबल डोमिनेंस, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने बोली है। ठीक है, अगर आपने ट्राई कैच के अंदर ना आपने एक्सेप्शन ब्लॉक पहले डिक्लेयर कर दिया, तो क्योंकि एक्सेप्शन तो नल पॉइंटर को भी कवर कर लेगा ना कवर। ठीक है, क्योंकि वो नल पॉइंटर को भी कवर कर लेगा, तो वो आपको एरर आएगा अनरीचेबल कोड का। तो ये आपका कोड कभी रीच ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेप्शन इसको जो आपने इसके ऊपर हायरार्की को ऊपर जो पेरेंट में जो इसका जो इससे पहले जो एक्सेप्शन ब्लॉक आपने डिक्लेयर किया है वो एक्सेप्शन सबको कवर कर लेता है, तो ये कोड रीचेबल ही नहीं रहेगा। सही है। इसी तरह से केसेस में भी यही प्रॉब्लम है। क्या है कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप इसको किस ऑर्डर में अपने केसेस को डिफाइन करते हो। ठीक है, व्हीकल जो है, अगर आप इसमें देखो व्हीकल क्या है, कार, बोट, ट्रेन, ऑल आर व्हीकल बिकॉज व्हीकल इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट। करेक्ट, ऐसे ही है ना। अब क्योंकि ये ऐसे है, तो अगर आपने व्हीकल को पहले डिक्लेयर कर दिया ना, तो आपके ये दोनों जो केसेस ये अनरीचेबल रह जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बोट और ट्रेन को आपने पहले डिक्लेयर करना है, व्हीकल को आपने बाद में डिक्लेयर करना है। सही है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, आपने व्हीकल वी किया, ये टाइप पैटर्न है, ये भी टाइप पैटर्न, ये भी टाइप पैटर्न है। आपका स्विच जो है ये ऑटोमेटिकली दो काम करेगा। सबसे पहले टाइप पैटर्न के थ्रू वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो आपने व्हीकल पास किया है वो व्हीकल टाइप का है। अगर आपने उसको सही ऑर्डर पास किया तो क्या वो बोट टाइप का है या वो ट्रेन टाइप का है। इंस्टेंस ऑफ, सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपका इंस्टेंस ऑफ कौन सा है, और उसके बाद कास्ट इडियम, फिर बी को वी से पॉइंट कर देगा। ये चीज़ हमने काफ़ी दफ़ा बोली है, तो इसलिए काफ़ी समझ आ जानी चाहिए अब कि जो भी हम केस डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो ये हमारे दो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ एंड कास्ट इडियम। पहले इंस्टेंस ऑफ की तरह से, इंस्टेंस ऑफ से ये चेक करता है कि ये वी का ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, आइदर ये बोट टाइप का है कि ये ट्रेन टाइप का है। सबसे पहले इंस्टेंस ऑफ होगा, उसके बाद कास्टिंग। जैसे उसको पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोट पास किया है तो इसके अंदर आएगा, इंस्टेंस ऑफ से चेक करेगा कि क्या ये वी बोट टाइप का है, इंस्टेंस ऑफ, उसके बाद कास्टिंग होगी। कास्टिंग में क्या होगा, बी ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंटिंग टू वी, बी बिकम्स वी, बी वी को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा और आप बी को डायरेक्टली यूज कर सकेंगे। ठीक है, यह हमने यहां पे देख लिया। दूसरा क्या है, लेबल डोमिनेंट, अनकंडीशनल पैटर्न एंड डिफॉल्ट। ठीक है, अब यहां पे अगर आपने वी को पास कर रहे हैं ना, ठीक है, वी इज द जेनेरिक व्हीकल। ठीक है, तो उसके बाद आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि वी यहां पे सिर्फ वी ही आ सकता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमेशा सिर्फ यही केस एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट आपका ये डोमिनेटेड बाय व्हीकल, तो इनवैलिड टाइप बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा टोटल पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच का ओवरव्यू। होपफुली आपको आपने इसको पसंद किया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अब हम इस कोड की सारी इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावा 21 के जिस टॉपिक को हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है वर्चुअल थ्रेड्स। सो वर्चुअल थ्रेड्स इंट्रोड्यूस हो गए थे जावा 19 के अंदर। ओके, सो जावा 19, जावा 20 और जावा 21 के अंदर ये प्रीव्यू मोड के अंदर ये अवेलेबल रहे। जावा 21 के अंदर जावा ने इसको जेडीके का परमानेंट पार्ट बना दिया। ओके, सो आज की जो वीडियो है इसमें हम ये नहीं देखने वाले कि वर्चुअल थ्रेड्स क्या हैं और ये सीरीज ऑफ वीडियोस होगी। ओके, सो इसमें आज हम ये नहीं देखने वाले कि वर्चुअल थ्रेड्स क्या है। जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि करंटली थ्रेड्स के अंदर वो कौन सा ऐसा ब्लॉकर है, वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एप्लीकेशन को स्केल नहीं होने देता। हम कह रहे हैं कि वर्चुअल थ्रेड्स के थ्रू आप एक ही सर्वर से मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा वो कौन सा बॉटलनेक है जो कि करंट थ्रेड्स के अंदर है जिसको वर्चुअल थ्रेड्स रिजॉल्व करेगा। ओके, सो मेरे आपको सजेशन है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि
करंटली हमारी एप्लीकेशन क्यों स्केल नहीं कर पाती, हम लोगों को क्यों आउट ऑफ मेमोरी के इश्यूज आ रहे हैं, हम लोगों की एप्लीकेशंस क्यों क्रैश कर जाती हैं, और थ्रेड्स के अंदर करंटली वो कौन सा बॉटलनेक है जिसको वर्चुअल थ्रेड्स रिजॉल्व करने वाला है। ओके, सो क्विक थ्रेड का ओवरव्यू लेते हैं। अ जावा थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ जावा प्रोग्राम दैट रन्स इंडिपेंडेंटली एंड concurrently with other threads. Okay, so parallel multitasking, पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल कोड, ठीक है, हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियस, मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली रन करने के लिए थ्रेड्स यूज होते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म थ्रेड्स इन जावा आर यूज्ड टू रन टास्क इन द बैकग्राउंड। ओके, इट एनेबल्स मल्टीटास्किंग, जैसे हमने अभी बोला है कि हम लोगों के मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली रन होते हैं, तो हमारी मल्टीटास्किंग इससे हम अचीव करते हैं। अलाउइंग मल्टीपल ऑपरेशंस टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल, ठीक है, हम लोगों ने अपने कोड को मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर दिया, अब उन मल्टीपल टास्क को हम साइमल्टेनियसली रन करें तो ऑब्वियसली हमारा रिस्पॉन्स जो है वो फास्टर आएगा। तो थ्रेड्स अभी करंटली हमारे जो मल्टीटास्किंग का जो टास्क है उसको बड़ी ही आसान तरीके से कंप्लीट कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चन, राइट, व्हाई वर्चुअल थ्रेड्स आर नीडेड। अगर थ्रेड्स हमारे पास JDK 1 से ही अवेलेबल है तो वर्चुअल थ्रेड्स की जरूरत क्यों पड़ गई, और व्हाट इज द प्रॉब्लम वर्चुअल थ्रेड्स, अभी करंट थ्रेड के अंदर वो कौन सा प्रॉब्लम है जो कि वर्चुअल थ्रेड रिजॉल्व करेगा। ओके, सो प्रॉब्लम को समझने से पहले ना हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मेजर प्रॉब्लम है जो कि बॉटलनेक बना हुआ है, ठीक है, वो है ब्लॉकिंग थ्रेड सिनेरियोज, ठीक है। हम लोगों का कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोगों का थ्रेड कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद वो सेकेंडरी सिस्टम के रिस्पॉन्स का डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जब तक रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं होता थ्रेड उस वक्त तक आइडल सिचुएशन में रहता है। अगर थ्रेड उस वक्त तक आइडल सिचुएशन में है तो आप ये समझे कि वो सिर्फ आइडल नहीं है, बल्कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। एक थ्रेड 1 MB मेमोरी को कंज्यूम करता है, ओके, जो कि स्केलेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो वो कौन कौन से सिनेरियोज है, वेटिंग फॉर आयो, थ्रेड सिट आइडल व्हाइल वेटिंग फॉर एग्जांपल आपने डीबी को कोई कॉल भेजी, आपके थ्रेड ने किसी स्टोर प्रोसीजर को कॉल भेजी है, ओके, आपका थ्रेड जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो किसी स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर रहा है। स्टोर प्रोसीजर तो ऑरेकल के इंस्टेंस के ऊपर रन कर रहा है, जब तक वो स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा हमारा थ्रेड जो है वो आइडल स्टेट पे रहेगा। अगर वो आइडल स्टेट के अंदर है इसका मतलब है कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज को स्टिल कंज्यूम कर रहा है बट थ्रेड कुछ कर नहीं रहा, ओके। या थ्रेड पर रिक्वेस्ट, वन थ्रेड पर HTTP रिक्वेस्ट ब्लॉक स्केलेबिलिटी अंडर लोड, मतलब आपका एक HTTP रिक्वेस्ट है जिसने एक डाउनस्ट्रीम API को कॉल भेजी हुई है, जब तक डाउनस्ट्रीम API और रिमोट API, ठीक है, मेरी एक सर्विस है जिसने एक रिमोट सर्विस को कॉल भेजी है, जब तक उस रिमोट सर्विस का रिस्पॉन्स वापस नहीं आ जाता मेरा जो करंट थ्रेड है वो आइडल स्टेट के अंदर सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके रखेगा, ठीक है। तीसरा केस कौन सा है, लॉक कंटेंशन, मतलब हमारे पास 2 थ्रेड है, थ्रेड 1 थ्रेड 2, ओके। थ्रेड 2 जो है वो एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को लॉक करके बैठा हुआ और प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। थ्रेड 1 भी उसी कोड को ऑक्यूपाई करना चाहता है, लेकिन जब तक थ्रेड 2 अपना लॉक रिलीज नहीं कर देगा थ्रेड 1 उस कोड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो थ्रेड 1 इस वक्त वेटिंग स्टेट में, आइडल स्टेट के अंदर है, ब्लॉक सिनेरियो है जिसमें वो सिस्टम के रिसोर्सेज को स्टिल ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, ठीक है। और थ्रेड डॉट स्लीप हमारे में 4th सिनेरियो है, ठीक है। इन सारे सिनेरियोज के अंदर हम लोग अगर अब थोड़ा सा गेयर करना शुरू करें ना तो हम लोगों को समझ आएगा कि प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब भी हमारा थ्रेड ब्लॉक स्टेट के अंदर जाता है, ठीक है, मतलब उस स्टेट के अंदर जाता है जहां पे वो किसी सेकंड सिस्टम के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता है, उस वक्त वो सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठा होता है और वो थ्रेड किसी और एक्टिविटी को करने के बजाय आइडल स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी मल्टीटास्किंग तो थ्रेड से अचीव हो रही है, लेकिन उन मल्टीटास्किंग के दौरान एनी थ्रेड जो किसी सेकेंडरी सिस्टम के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है
उस वक्त उस वेट टाइम, वो जो वेट टाइम है, उस वेट टाइम के अंदर हमारा थ्रेड सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठा होता है। ओके, इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं थ्रू वन एग्जांपल। ओके, तो अब ये मेरी एक सर्विस है, ठीक है। अब एक कस्टमर सर्विस क्या कर रही है, इस कस्टमर सर्विस, ये इस पूरी सीक्वेंस डायग्राम को अगर मैं 2 वर्ड में कुछ एक लाइन में बयान करूं तो क्या है, कस्टमर सर्विस डिवाइस और लोकेशन सर्विस को पैरेलली कॉल करती है और इनके रिस्पॉन्स को एग्रीगेट करके रिस्पॉन्स रिटर्न करती है। ओके, तो क्लाइंट ने कस्टमर सर्विस को कॉल की, कस्टमर सर्विस ने पैरेलल थ्रेड्स की मल्टीटास्किंग को अचीव करते हुए डिवाइस माइक्रो सर्विस को भी कॉल कर दिया और लोकेशन माइक्रो सर्विस को भी कॉल कर दिया। डिवाइस माइक्रो सर्विस एक रिमोट सर्विस है, लोकेशन माइक्रो सर्विस एक रिमोट सर्विस है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद, जैसे रिक्वेस्ट सेंड करता है उसके बाद हमारा थ्रेड जो है वो आइडल स्टेट के अंदर चला जाता है। ओके, इसी तरह लोकेशन माइक्रो सर्विस को सेंड करने के बाद हमारा थ्रेड जो है वो आइडल स्टेट के अंदर चला गया। 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड वो आइडल स्टेट के अंदर है। जब डिवाइस माइक्रो सर्विस अपना रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगी तब हमारा थ्रेड दोबारा एक्टिव होगा और वो रिस्पॉन्स को प्रोसेस करके हमारे क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हम लोगों ने आइडेंटिफाई की, हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है कि डिवाइस माइक्रो सर्विस के रिस्पॉन्स के दौरान और लोकेशन माइक्रो सर्विस के रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग के दौरान हमारा ये जो थ्रेड है ये आइडल स्टेट के अंदर है, ये सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। हम नहीं चाहते कि ये सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करे। इस टाइम के अंदर या तो वो कोई और काम कर सकता है या ये थ्रेड अपने आप को रिलीज करके वापस थ्रेड के कनेक्शन पूल के अंदर जा सकता है। ओके, अब आगे और अच्छा, अब हम यही जो एग्जांपल हमने देखी ना सीक्वेंस डायग्राम को, अब इसी डायग्राम को हम इसी सिनेरियो को हम फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि बॉटलनेक कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बॉटलनेक समझ आ गई कि बोथ थ्रेड्स आर ब्लॉक्ड अंटिल एपीआई रिस्पॉन्स इज बैक, मींस बोथ द रिस्पॉन्सेज आर इन बोथ द थ्रेड्स आर इन दोनों थ्रेड आइडल स्टेट के अंदर है और सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और सिस्टम के रिसोर्सेज में दोनों थ्रेड ने 1 MB इस थ्रेड ने मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और 1 MB इस थ्रेड ने मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। आइडियल सिचुएशन के अंदर इन दोनों थ्रेड्स को रिलीज कर देना चाहिए इस मेमोरी को अनटिल द रिस्पॉन्स कम बैक, जब तक के रिस्पॉन्स वापस नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक के रिस्पॉन्स वापस नहीं आ जाता उस वक्त तक इस थ्रेड का और इस थ्रेड का सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करने का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अब इसी सिचुएशन को फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो ना तो ये हमारी बिल्कुल ही सिंपल सी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। जितने भी मॉडर्न स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन उनके अंदर एम्बेडेड टॉमकैट है और हमारे पास एक थ्रेड पूल कनेक्शन होता है और जिसके अंदर हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास 200 थ्रेड्स हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो वो यही जो सीक्वेंस डायग्राम है ना, जिसमें कस्टमर सर्विस है वो डिवाइस और लोकेशन सर्विस को साइमल्टेनियसली कॉल करता है, ठीक है, और रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं कि ग्रीन पाथ सिनेरियो कौन सा है और एप्लीकेशन को चॉक करने वाला सिनेरियो कौन सा है। ठीक है, तो क्लाइंट ने हमारी कस्टमर सर्विस को कॉल की, कस्टमर सर्विस ने टॉमकैट ने क्या किया, उसने इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, हमारी R1 है रिक्वेस्ट, T1 है थ्रेड 1, T2 है थ्रेड 2। ओके, तो क्या हुआ कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, टॉमकैट ने 2 थ्रेड्स को हमारे थ्रेड पूल में से निकाला, T1 और T2। ओके, इन दोनों को निकालने के बाद उसने एक थ्रेड से डिवाइस सर्विस की कॉल की, दूसरी थ्रेड से उसने लोकेशन सर्विस को कॉल की। ठीक है, डिवाइस सर्विस ने रिस्पॉन्स रिटर्न किया, लोकेशन सर्विस ने रिस्पॉन्स रिटर्न किया। ठीक है, और रिस्पॉन्स रिटर्न होने के बाद रिस्पॉन्स चला गया क्लाइंट के पास और हमारा T1 थ्रेड और T2 थ्रेड दोनों के दोनों थ्रेड पूल के पास वापस चले गए। ठीक है, आइडियल सिनेरियो, सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कॉल की कस्टमर सर्विस को, टॉमकैट ने थ्रेड पूल से थ्रेड पूल्स के अंदर से 2 थ्रेड कंज्यूम किए, T1 T2,
T1 और T2 ने डिवाइस सर्विस और लोकेशन सर्विस को कॉल किया, ठीक है। डिवाइस सर्विस और लोकेशन सर्विस ने अपने रिस्पॉन्सेज रिटर्न किए, ठीक है। T1 और T2 दोबारा से थ्रेड पूल के अंदर वापस चले गए, ठीक है, और क्लाइंट को रिस्पॉन्स वापस चला गया, ठीक है। आइडियल सिनेरियो। अब हम वर्स्ट केस सिनेरियो के पास आते हैं। अब हमारे क्लाइंट ने दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, कस्टमर सर्विस जो है ना वो फॉर सम रीजन हॉल्ट में चली गई है, ठीक है। लोकेशन सर्विस अभी भी काम कर रही है, लेकिन कस्टमर सर्विस किसी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। वहां पे रीड में कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई सर्वर ने कोई प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कस्टमर सर्विस इस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अब कस्टमर सर्विस क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो ये वेटिंग में आया हुआ है, ठीक है। ये वेटिंग में आया हुआ है, तो अभी देखो ये रेड, ये सारे का सारा मेरे एरिया में रेड किया, क्यों? क्योंकि ये थ्रेड ऑक्यूपाइड है। जब तक इसका रिस्पॉन्स वापस नहीं आ रहा ना, ये थ्रेड जो है ना ये रिसोर्सेज को रिलीज नहीं कर रहा, ठीक है। हमारा ये थ्रेड जो है इसने इस थ्रेड को इसको ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है। ये थ्रेड 2 ने इसको रिलीज कर दिया और रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन T1 जो हमारा बॉटलनेक बना हुआ है, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज करते हैं इसी वक्त के दौरान ना हमारी धड़ाधड़ रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। 200 रिक्वेस्ट के अंदर ही दोनों के 200 थ्रेड्स यूज हो गए और 200 के 200 थ्रेड जो है वो इस कस्टमर सर्विस के ऊपर आइडल स्टेट के अंदर पड़े हुए, रिलीज ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ है हमारा पूरा, अब इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, अब अगर कोई और क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है तो हमारे पास तो थ्रेड ही कोई अवेलेबल नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर आपके पास ये सिनेरियो होता कि ये थ्रेड इस कस्टमर सर्विस को रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद वो रिसोर्सेज को रिलीज कर देता, वापस थ्रेड पूल के अंदर वापस चला जाता, कस्टमर सर्विस जब रिस्पॉन्स रिटर्न करती ना, उस वक्त या तो यही थ्रेड या कोई दूसरा थ्रेड भी एक्टिवेट हो सकता है और कस्टमर सर्विस के रिस्पॉन्स को प्रोसेस कर सकता है, तो हमारा प्रॉब्लम सारा रिजॉल्व ना हो जाता। तो हम लोगों का किसी भी सूरत में अगर कस्टमर सर्विस लेट्स सपोज इनडेफिनेटली भी अगर रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रही ना, उस सूरत हाल के अंदर भी हमारे कोई सिस्टम के रिसोर्सेज तो ब्लॉक नहीं हुए, तो हमारा सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली फाइंड चल रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 200 के 200 थ्रेड वेटिंग स्टेट के अंदर आए हुए। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टाइम आउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज आपने टाइम आउट लगाया हुआ है कि ये 5 सेकंड के अंदर, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आप 2 सेकंड्स के अंदर आपने कस्टमर सर्विस को अपना टाइम आउट करना है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी 2 सेकंड के लिए कम से कम आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ऑक्यूपाई रहेंगे। और ये वाला जो हमारा सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो के अंदर हमारी लोड बढ़ गया, क्योंकि लोड बढ़ गया तो हमारी ज्यादा रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली आ गई, तो उस वक्त ये 2 सेकंड का टाइम ही आपके सारे के सारे सिस्टम को चोक करके रख देगा, ठीक है। तो हम लोगों का प्रॉब्लम हमने क्या आइडेंटिफाई किया? प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई ये किया है, इन एनी ब्लॉकिंग स्टेट, जिस वक्त थ्रेड आइडियल सिचुएशन के अंदर जाता है, उस आइडियल स्टेट में जब वो कुछ नहीं कर रहा था, वो सिस्टम के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करके बैठा हो, ठीक है, जो कि हमारी स्केलेबिलिटी का मेजर बॉटलनेक है, ठीक है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है तो हाई लोड के टाइम के ऊपर हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं रह जाएगा सिवाय इसके कि हम मल्टीपल इंस्टेंसेस को स्पिन अप करें और हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हम लोगों के लिए कॉस्ट बियर करना शायद समटाइम मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या आइडेंटिफाई किया? प्रॉब्लम क्या है? वेस्ट ऑफ ब्लॉक थ्रेड स्टिल ऑक्यूपाइज मेमोरी व्हाइल सिटिंग आइडल। यही बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है कि हमारा जो ब्लॉक थ्रेड है वो स्टिल मेमोरी को ऑक्यूपाई करके बैठा होता है, हालांकि वो इस वक्त आइडल स्टेट के अंदर वो कुछ नहीं कर रहा, उसके बावजूद उसने मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा, उसने सिस्टम के रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। आइडियल सिचुएशन के अंदर जिस वक्त वो आइडल स्टेट के अंदर है, उसको मेमोरी को रिलीज करना चाहिए, उसको थ्रेड को वापस थ्रेड पूल के अंदर वापस भेज देना चाहिए ताकि वो कोई और रिक्वेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए काम आ सके। दूसरा, स्केलेबिलिटी बॉटलनेक। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, ब्लॉकिंग थ्रेड डज नॉट स्केल वेल।
ठीक है। ईच रिक्वेस्ट मे रिक्वायर अ डेडिकेटेड थ्रेड एंड द सर्वर्स कैन ओनली हैंडल अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंकरेंट थ्रेड्स, ठीक है। हमारे पास टोटल थ्रेड जो सर्वर के पास है 200 थ्रेड्स हैं। उन 200 थ्रेड्स को, सिर्फ 200 थ्रेड्स को हर थ्रेड एक 1 MB मेमोरी यूज करता है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए जैसे ही थ्रेड वेटिंग स्टेट के अंदर किया है उसको उस मेमोरी को रिलीज करना है ताकि वो मेमोरी किसी और रिक्वेस्ट को कैटर करने के लिए यूज कर सके, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या होता है? अंदर हाई लोड, एप्लीकेशन बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव और क्रैश ड्यू टू इनएबिलिटी टू स्पॉन मोर थ्रेड्स, ठीक है। तो ये हमारी इस वीडियो का पहला लेक्चर था। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कि आपको एटलीस्ट पहले मैं प्रॉब्लम डिटेल में बता दूं कि प्रॉब्लम है क्या, तब आपको वर्चुअल थ्रेड की प्रोसेसिंग और वर्चुअल थ्रेड की इंटरनल जो भी उसकी वर्किंग है वो आपको समझ आएगी और उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है हाउ थ्रेड्स वर्क, ठीक है। वर्चुअल थ्रेड्स को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंटली इस चीज़ को समझें कि करंटली जो वर्चुअल थ्रेड से पहले जो आपके पास प्लेटफॉर्म थ्रेड या सिंपल थ्रेड है वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो थ्रेड क्या है? अ थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ जावा प्रोग्राम दैट रन्स इंडिपेंडेंटली एंड कंकरेंटली विद अदर थ्रेड्स। तो थ्रेड आपका एक स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम है, आप उसको अपने मेन प्रोग्राम के साथ पैरेलली बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म थ्रेड्स इन जावा आर यूज्ड टू रन टास्क इन द बैकग्राउंड, ओके। इट enables multitasking, allowing multiple operations to execute in parallel within the same application, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, आप अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं और उनको पैरेलली रन कर रहे हैं थ्रू थ्रेड्स ताकि आपका कोड फास्टर रन हो और रिस्पॉन्स फास्टर आए, ओके। तो अब बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड क्या है? मॉडर्न कंप्यूटर्स टुडे हैव मल्टीपल कोर्स, यही सबसे बड़ा रीजन है और ये भी आगे जाके हम डायग्राम में देखेंगे। आपके एक सीपीयू के अंदर मल्टीपल कोर्स है। मल्टीपल कोर आप ये समझ लें कि आपके पास 4-5 मजदूर हैं, ठीक है। तो आप अपना काम सिर्फ एक ही मजदूर को देना चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि आपके पांचों मजदूर जो वो काम पे लगे, यही चाहेंगे ना। तो इसी तरह आप ये समझ लो कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल कोर्स है। एक कोर जो है वो एक मजदूर है, एक वर्कर है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने कोड को इस तरह डिवाइड कर दें कि उसको टास्क में डिवाइड कर दें और तमाम टास्क को एक एक कोर को प्रोवाइड कर दें ताकि सारे के सारे कोर जो है वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करे और हमारा रिस्पॉन्स जो फास्टर है, ठीक है। सो मॉडर्न कंप्यूटर टुडे हैव मल्टीपल कोर्स, इवन सेल फोन्स हैव मल्टीपल कोर्स, ओके। थ्रेड्स बेसिकली हेल्प अस टू स्पिन मल्टीपल टास्क इन बैकग्राउंड, ठीक है, which can access all these codes and eventually run the code faster, ठीक है। अब समझते हम क्या है, आगे जाते हैं। ये देखो, ठीक है, होता क्या है, हमारा जो सीपीयू है ना इसके अंदर मल्टीपल कोर्स है। मल्टीपल कोर्स का मतलब हमारा जो कोड एग्जीक्यूट होता है ना, जो हमारे कोड की एग्जीक्यूशन होती है वो इन कोर्स के अंदर होती है। ये कोर हमारे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। कोड को ये अब हमारे पास चार सीपीयू कोर्स है इस वाले एग्जांपल के अंदर। अगर मेरे पास 6 टास्क आ गए, ठीक है, तो क्या मैं सारे 6 तो सारे नहीं कर सकते ना, तो 2 कहाँ जाएंगे? स्केड्यूल। तो हमारे पास एक रन क्यू होती है, ठीक है। जो भी टास्क होते हैं ना वो इस क्यू के अंदर जाते हैं और जैसे जैसे ये ये एम्प्टी होता है या अवेलेबल होता है तो साथ साथ स्केड्यूलर जो है वो उसको क्यू में से निकाल के इसको प्रोवाइड करता जाता है। क्यू मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले टास्क आएगा वो पहले प्रोसेस होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू के अंदर कोर्स है, कोर्स के अंदर कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसको कोड मिलता कहां से? इस स्केड्यूलर के अंदर। इसके अंदर एक क्यू है, उस क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस के ऊपर जो पहले टास्क आया वो पहले जो भी सीपीयू कोर अवेलेबल होगा उसको असाइन कर देगा, ठीक है। अब इस स्केड्यूलर को टास्क असाइन कौन करेगा? ठीक है, वो है हमारे कर्नल थ्रेड्स, ठीक है। तो कर्नल थ्रेड्स क्या है? कर्नल थ्रेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के थ्रेड्स हैं, ठीक है। इनका काम ये है कि ये टास्क को स्केड्यूलर के थ्रू सीपीयू कोर को हैंड ओवर करें, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पे सीपीयू कोर है, सीपीयू कोर को टास्क असाइन किस स्केड्यूलर के थ्रू होता है और स्केड्यूलर के अंदर टास्क को डालता कौन है? वो है कर्नल थ्रेड जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के थ्रेड्स है, ठीक है।
जो हम अपने अच्छा, ये जो थ्रेड्स होते हैं ना, ये बड़े एक्सपेंसिव रिसोर्स होते हैं, ठीक है। जो डिफॉल्ट साइज है ना इसका थ्रेड का, वो है 1 MB से 1.2 MB, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से हम देखें ना, तो हमारे 1 GB के मेमोरी के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 1000 थ्रेड्स बनेंगे, और मिलियंस ऑफ यूजर्स की अगर एप्लीकेशन है तो 1000 थ्रेड्स कुछ भी नहीं है अगर हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। तो लेकिन 4096 के मैंने कैसे किया है कि आपके पास एक्सेस का पैरामीटर होता है JVM का, आप उसके थ्रू एक थ्रेड की जो मेमोरी है उसको 256 KB पर भी सेट कर सकते हैं। ये इतनी मेमोरी काफ़ी होती है, ठीक है। तो अगर आप 256 KB पे उसको ट्वीक कर देते हैं ना, तो फिर आपके 1 GB मेमोरी के अंदर मैक्सिमम 4096 थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या हुआ, हमारे CPU कोर है, ठीक है। CPU कोर को टास्क असाइन कौन करता है, थ्रू स्केड्यूलर। स्केड्यूलर के अंदर हमारे टास्क कौन डालता है, वो है कर्नल थ्रेड, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का थ्रेड है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, हम जो भी थ्रेड क्रिएट करते हैं ना जावा एप्लीकेशन के अंदर, वो उनको बोलते हैं प्लेटफॉर्म थ्रेड, वो रिजाइड करते हैं JVM के अंदर। बात समझ में आ रही है। जैसे ही हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं ना, ये जो प्लेटफॉर्म थ्रेड है ना, इसकी 1-on-1 मैपिंग हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड के साथ, ठीक है, इस कर्नल थ्रेड के साथ, ठीक है। तो क्या हो, ये आप ये समझो ना, तो ये प्लेटफॉर्म थ्रेड जो नहीं कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कर्नल थ्रेड जो है ना, ये इसके अराउंड एक रैपर है, ठीक है। प्लेटफॉर्म थ्रेड इसके अराउंड एक रैपर है, ठीक है, और वहीं से ये सारा काम स्टार्ट हो जाता है। प्लेटफॉर्म थ्रेड स्टार्ट हुआ, इसने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड ने आपके टास्क को इस स्केड्यूलर को प्रोवाइड किया, इसके इस क्यू के अंदर डाला, क्यू में जैसे CPU अगर नेक्स्ट अवेलेबल हुआ तो उसने इसको हैंडल कर दिया, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, जैसे कोड एग्जीक्यूट हुआ तो ये वापस आएगा, ठीक है। स्केड्यूलर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो थ्रेड है ये रिलीज हो जाएगा, और प्लेटफॉर्म थ्रेड का जो थ्रेड है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है प्लेटफॉर्म थ्रेड और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो थ्रेड है इसकी 1-on-1 मैपिंग है। इसका मतलब है अगर हमारे पास 8 टास्क साइमल्टेनियसली आ गए ना, ठीक है, तो 8 के 8 जो टास्क है ना प्लेटफॉर्म थ्रेड, वो 8 के 8 कर्नल थ्रेड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये सारे के सारे थ्रेड इस क्यू के अंदर इस टास्क को डाल देंगे। हमारे पास 4 CPU कोर है, एक टाइम पे 4 एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। 4 हमारे पास 8 टास्क आ गए, 4, तो जैसे 4 फिनिश होंगे, जो एक फिनिश होता जाएगा, तो वो उसको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो थ्रेड है वो रिलीज हो जाएगा, और जो प्लेटफॉर्म का थ्रेड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसे अगर आपको समझ नहीं है तो इस वीडियो को जाके दोबारा देखें एक दफ़ा। तो हमारे पास, मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ, CPU को जो कोड्स है, यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, स्केड्यूलर के थ्रू, एक रन क्यू के थ्रू टास्क इस CPU कोड्स को असाइन होते हैं। इस स्केड्यूलर के अंदर टास्क को डालता कौन है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड। हम लोग जितने थ्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो उनको कहते हैं प्लेटफॉर्म थ्रेड, वो JVM के अंदर क्रिएट होते हैं। हर प्लेटफॉर्म थ्रेड की कर्नल थ्रेड के साथ 1-on-1 मैपिंग है, ठीक है। तो हम लोगों के अभी तक जावा थ्रेड के अंदर उतने ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकते हैं जितने कर्नल थ्रेड हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जितने कर्नल थ्रेड हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है ना, उतने ही हम प्लेटफॉर्म थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी तक आपके समझने के लिए था कि प्लेटफॉर्म थ्रेड काम किस तरह करते हैं। इससे अगली अब वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वर्चुअल थ्रेड ने इस सारी की सारी मैपिंग्स की जो 1-on-1 मैपिंग है उसकी गेम को कैसे चेंज कर दिया है, और किस तरह अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड्स को मोर एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।